गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, बढ़िया से खुश होकर हम लोग स्टार्ट करेंगे नया सेशन। और नए सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ेगा और कुछ नई चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, यदि आप ये मान के चलोगे कि आपको बहुत कुछ आता है तो आपके कुछ मार्क्स ही इंक्रीज होंगे। समझ रहे हो इस बात को? यदि आप ये मान के चलोगे कि आपको बहुत कुछ आता है तो आपके थोड़े से मार्क्स इंक्रीज होंगे। लेकिन यदि आप ये मान के चलोगे आपको कुछ नहीं आता, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके मार्क्स भी उसी लेवल पर बढ़ेंगे। तो आपको डिसाइड करना है। मैंने आपसे क्या बोला? आपका एटीट्यूड आपके एल्टीट्यूड को डिसाइड करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप क्या सोचते हो। तो आपको यह मान के चलना है कि आपने इससे पहले कभी पढ़ाई करी ही नहीं है, आप बिल्कुल जीरो से पढ़ाई कर रहे हो। और यदि आप जीरो से पढ़ाई करोगे तो आपका कंसंट्रेशन बनेगा। देखो, ड्रॉपर्स में सिलेक्शन का रेशियो कम होता है, उसका मेजर रीजन ये होता है ड्रॉपर्स ये मान के चलते हैं यार ये टॉपिक ये तो हमको आता है, ये चैप्टर हमको आता है, ये सब्जेक्ट ये तो हमारा बहुत स्ट्रांग है। बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो सबसे पहली बात मैं आपसे यही कहूंगा कि बेटा ये मान के चलो कि आपको कुछ नहीं आता, आपको जीरो से स्टार्ट करना। और यदि आप जीरो से स्टार्ट करोगे तो आपको हीरो बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। समझ में आ गया? चलो मैं आपको दो स्टोरीज सुनाता हूं और स्टोरीज से हम लोग जो है वो स्टार्ट करते। हो सकता है पहले आपने सुनी हो। तो एक बार क्या हुआ, ऊंट का काफिला था, बहुत सारे ऊंट थे, ऊंट का काफिला था। उस काफिले में मतलब काफी लोग थे और 100 ऊंट थे। अब क्या हुआ कि रात के टाइम वो कहीं पड़ाव डालते थे, रात को वो कहीं रुक जाते थे। अब एक जगह वो रुक गए और क्या किया करते थे कि ऊंट कहीं इधर उधर ना चले जाएं, कहीं भटक ना जाएं, तो ऊंट को बांध दिया करते थे सब। हर एक ऊंट की एक रस्सी हुआ करती थी जिससे क्या करते थे उसके गले में ऐसे बांध के और एक ऐसे खूंटे में बांध दिया करते थे सबकी। अब एक बार क्या हुआ, वो एक जगह पे पहुंचे। तो जब वो पहुंचे तो वहां पर 99 जो ऊंट थे उनको तो उनकी रस्सियों से बांध दिया, लेकिन जो एक ऊंट बचा हुआ था उसकी रस्सी गुम गई। पता नहीं कहीं ऐसे ही मिसप्लेस हो गई। हो जाता ना, हमारे यहां भी कोई चीज मिसप्लेस हो जाती है, तो वो क्या हो गई, मिसप्लेस हो गई। अब बड़ी चिंता इन लोगों को लगे कि यार वो एक ऊंट है, कहीं ऐसा ना हो भटक ना जाए। और इतने थक चुके हैं कि रात भर जाग के उसको देख नहीं सकते क्योंकि अगले दिन फिर ट्रैवल करना है। तो क्या करें? तो वो वहां के एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास गए और बुजुर्ग व्यक्ति को ये सारी बात बताई कि अब हम क्या करें, वरना ये जो ऊंट है ये कहीं भटक जाएगा, जंगल में चला जाएगा, इसको जंगली जानवर खा जाएंगे, हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्या करें? तो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने बोला एक काम करो, जैसे रस्सी बांधते थे हमेशा वैसे ही उसके गले में हाथ चलाओ। समझ में आ गया? एग्जैक्टली वैसे ही उसके गले में हाथ चलाओ, वैसे ही इशारा करो कि ये रस्सी बांधा। और रस्सी बांधने के हाइपोथेटिकल, रस्सी नहीं है लेकिन आपको हाइपोथेटिकली ऐसा करना है, ऐसे करो और उसके बाद वैसे ही खूंटा करो, खूंटे को ठोकते थे वैसी ही आवाज करो, सब कुछ वैसा ही करो, उसके गले से हाथ ऐसे करके और वहां पर ऐसे रस्सी करके बांध दो। बोला चलो अब और कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्या करते हैं, चलो यही कर लेते हैं। तो यही किया, वैसा का वैसा उसको कर दिया। अब कर दिया बिल्कुल, वो रात भर बैठा रहा, सुबह देखा बिल्कुल बढ़िया से अपनी जगह पे वैसा का वैसा बैठा हुआ है। अब सुबह जाने की बारी आई तो 99 ऊंट जो थे उनको खोल दिया और खोलने के बाद उनके ऊपर लोग बैठे और निकलने लगे। अब ये जो 100 वाला ऊंट था, अब ये जो 100 वाला ऊंट था, इसको बहुत कोशिश करें, इसको डंडा मारे, उठ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़े ही नहीं। कितना भी डंडा मारे आगे बढ़े नहीं, कितनी भी कोशिश करे आगे बढ़े नहीं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है यार क्या करे, ऐसा क्या करेगी जो है ये आगे बढ़ जाए, ये तो आगे ही नहीं बढ़ रहा, इसको कितने भी डंडे मार लिए आगे नहीं बढ़ रहा। वो फिर से उसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास गए, बोले क्या करें? तो उन्होंने पूछा रस्सी खोली तुमने? तो बोले हमने रस्सी बांधी ही कहां थी? तो बोले तुमने बांधने की एक्टिंग तो करी थी ना, करी थी कि नहीं करी थी? तो जो एक्टिंग तुमने बांधने की करी थी वही अब तुम खोलने की करो। अब वही गए, खोलने की करी और उसको वैसे किया, वैसे ही बिल्कुल वैसे किया, कूटा उखाड़ा, मतलब हाइपोथेटिकली वैसा किया कि भाई वहां पर जो है उसको रस्सी को खोल रहे। अब उसको किया, ऊंट बिल्कुल खड़ा हो गया जबरदस्त तरीके से। अब वो सोच में पड़ गए यार ये क्या हो गया। अब वो गए किसके पास? उसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास गए, ऐसा क्यों हुआ? तो जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसने बोला कि पहले जो नहीं था तुमने बांधा, तो अब तुमको वही खोलना पड़ेगा जो नहीं है। इस बात को समझना, यह ह्यूमन नेचर का बहुत बड़ा, साइकोलॉजी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जो पहले नहीं था वो तुमने बांधा, अब जो नहीं है वही तुमको खोलना है। तो अभी पूरा का पूरा तुम्हारा जो परिवार है, तुम्हारे फ्रेंड्स है, इन सभी ने तुम्हारे ऊपर एक हाइपोथेटिकल रस्सी बांध दी है कि यू आर अ फेलियर।
आप इस नीट 2022 में फेल हो चुके हो, तुमने खुद अपने गले में बांध दिया है, जबकि तुम फेल नहीं हुए हो। याद रखना, इंसान कभी फेल नहीं होता, वो या तो जीतता है या सीखता है, और तुम सीखे हो इससे। 2022 के पेपर से तुम सीखे हो कि तुमको करना क्या है। तो अब जो तुम्हारे गले पे तुमने खुद ने, तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारे आसपास के लोगों ने जो बांध दिया है, जो नहीं है, जो बांध दिया है, जिसकी वजह जो तुमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वही तुमको खोलना है। अदरवाइज तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इसको खोलने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तुम ये मानो कि तुम पहली बार पढ़ाई कर रहे हो, इससे पहले तुमने पढ़ाई करी ही नहीं है। वैसे ही एटीट्यूड में आ जाओ, नोट्स बनाते थे बिल्कुल वैसे ही नोट्स बनाओ, सब कुछ वैसे ही करो। ट्रस्ट करना, आपको सिलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता, बट ये एटीट्यूड मैं आपसे डिमांड करूंगा। यदि आप इसको ऐसा करोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और एक चीज याद रखना, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, सिलेक्ट होना एक आर्ट है, ये कोई साइंस नहीं है। यहां आपको जितना ज्यादा आएगा उतने आपके मार्क्स कमाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसीलिए इसको समझ लो, जितना करा रहे हैं, जितना पीडब्ल्यू में करा रहे हैं, उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नोट्स से बाहर कुछ नहीं आएगा। आप नोट्स पे कमांड करो, जितना आप नोट्स कमांड करोगे, और एक सब्जेक्ट के जो नोट्स होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के, उसको मल्टीपल टाइम्स पहले कर लो, उसके बाद आप कुछ और किया करो। चाहे आप वो ऑब्जेक्टिव करो, चाहे कुछ भी करो, पहले आप क्या किया करो? नोट्स को मल्टीपल टाइम्स किया करो। एग्जैक्टली यही स्ट्रेटजी मैंने बताई थी। एक स्टूडेंट की स्टोरी सुनाता हूं इस साल। देखो, हर साल हम स्टोरी सुनाते हैं, और आपके जैसे कुछ लोग हैं वो स्टोरी बन जाते हैं। तो मुझे बताओ, अपने आप से पूछो, स्टोरी बनने वाले आए हो या स्टोरी सुनने वाले आए हो? अगले साल तुम्हारी स्टोरी मैं सुनाऊं, पीडब्ल्यू सुनाए, तुम ये बनने आए हो या फिर केवल और केवल स्टोरी सुनने के लिए आए हो? ये तुमको डिसाइड करना है। तो एक स्टूडेंट थी, एक बिल्कुल आप ये समझो कि उसका बीएससी कंप्लीट हो गया, 3 साल से उसका गैप हो चुका था। उसने 12th के बाद इसकी पढ़ाई नहीं करी थी, नीट की प्रिपरेशन। उसका मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज आया, सर कैसे पढ़ाई करें, मतलब मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है। मैंने कहा यार इम्पॉसिबल है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कम से कम 2 साल लगेंगे। तो उसने बोला सर मैं बिल्कुल करूंगी, बिल्कुल आप जैसा आप क्लास में बताते जाओगे मैं उसको बिल्कुल फॉलो करती जाऊंगी 100%। मैंने कहा ठीक है करते जाओ। अभी उसका कुछ दिन पहले मैसेज आया कि उसके 600+ मार्क्स आए। तो आप खुद सोचो, 3 साल गैप के बाद जो सिलेक्ट हो सकती है, तो आप सिलेक्ट नहीं हो सकते का? याद रखना, जो स्ट्रेटजीज आपको बताई जा रही हैं ये विनिंग स्ट्रेटजीज हैं, 100% एश्योर स्ट्रेटजीज हैं। बस इनको फॉलो करते जाओ, बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए। हम आपके साथ हैं और पूरे आखिरी तक आपके साथ रहेंगे। बस इस चीज को याद रखना, आपका जो रस्सी आपने गले में बांध ली है फेलियर की, उस रस्सी को निकाल दो। नहीं थी, बांध ली थी, तो अब उसको जो नहीं है उसको निकाल भी दो। समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेल साइकिल। बहुत ही बेसिक चैप्टर है सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस सब जानते हैं, लेकिन हम इसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। मैं वैसा ही पढ़ाऊंगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, और आप भी वैसे ही पढ़ना जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो, तब आएगा मजा। समझ में आ गया? चलो, तो अब आप मुझे बताओ जरा, जैसे हम बात कर रहे हैं, यहां पर मैंने क्या बना दिया? एक सेल बना दिया। क्या बना दिया? यहां पर मैंने एक सेल बना दिया। बना दूं एक सेल? चलो एक सेल बना देता हूं। ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज 1 सेल। क्लियर है? इस सेल का मैं अंदर क्या बना देता हूं? न्यूक्लियस बना देता हूं। ये मैं क्या बना देता हूं? इसका न्यूक्लियस। ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज न्यूक्लियस। और मुझे बताओ, न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोल देंगे इसको? न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके बाहर के मटेरियल को हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड ए साइटोप्लाज्म। क्या बोल देंगे हम इसको? साइटोप्लाज्म। बहुत अच्छे से समझना, हम इसको क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड ए साइटोप्लाज्म। मैंने क्या बोला? ऐसे पढ़ो कि पहली बार पढ़ रहे हो, इससे पहले आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तब आएगा मजा। समझ में आ गया? तब आपको बहुत अच्छे से चीजें और समझ में आएंगी। तो यहां पर आप मुझे बताओ, इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज न्यूक्लियस। बताओ जरा, न्यूक्लियस बोल दूं और इसके अंदर का मटेरियल क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। मटेरियल क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। और मुझे बताओ, ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल को मैं क्या बोलूंगा? साइटोप्लाज्म। क्या बोलूंगा इस मटेरियल को? साइटोप्लाज्म। अब मुझे सेल का डिवीजन करना है। समझना जरा, मुझे क्या करना है? सेल का डिवीजन करना है। तो मान लो यहां पर यदि मैं सेल का डिवीजन कर रहा हूं इस तरीके से, क्या कर रहा हूं मैं यहां पर? सेल डिवीजन। क्या कर रहा हूं? फिर से आप मुझे बताओ, दिस इज सेल डिवीजन। ये मैं इस सेल का डिवीजन कर देता हूं। तो जब मैं इस सेल का डिवीजन करूंगा तो मुझे एक बात बताओ, ये मैं बना दे रहा हूं ऐसे 2 सेल। क्लियर है? क्या बना दे रहा हूं यहां पर? 2 सेल इस तरीके से बना देता हूं।
ये 2 सेल मैंने यहां पर क्या कर दिए, बना दिए। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताना, जब इससे मैंने 2 सेल बनाए, जब मैंने इससे 2 सेल बनाए, इसका सेल डिवीजन किया, तो मैंने केवल इसके न्यूक्लियस को डिवाइड किया। पहले बताओ, इसमें 2 न्यूक्लियस हो गए टोटल या एक? एक कितने हो गए? 2। यहां पर कितने थे? 1। मतलब मैंने न्यूक्लियस को भी डिवाइड किया। आप मुझे बताओ साइटोप्लाज्म, इसके पास भी साइटोप्लाज्म है, इसके पास भी साइटोप्लाज्म है, इसका मतलब मैंने इसके साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड किया। अब किसको पहले करें, किसको बाद में करें, यह सोचने वाली बात है। आप मुझे बताना, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो आप मुझे बताओ, जब पार्टीशन हुआ था, पहले हमारी गवर्नमेंट अलग अलग हुई थी। समझ में आ गया? पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट अलग हो गई, इंडियन गवर्नमेंट अलग हो गई, उसके बाद जो है वो पूरी की पूरी इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुई थी। इसका मतलब कंट्रोल करने वाला पहले डिवाइड होता है, उसके बाद में बाकी चीजें डिवाइड होंगी। और सेल की एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। सेल की एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। तो पहले क्या होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन, उसके बाद किसका डिवीजन होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। पहले डिवीजन होगा न्यूक्लियस का, उसके बाद डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म का। सभी को समझ में आ गया? पहले डिवीजन किसका होगा? न्यूक्लियस का। फिर डिवीजन किसका होगा? साइटोप्लाज्म का। पहले न्यूक्लियस का क्यों डिवीजन हो रहा है? देखो, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए थे और आपको मालूम है हर एक स्टेटमेंट हमारे नोट्स में था, यह आपको बहुत अच्छे से मालूम है। और जितने लोग बढ़िया से स्कोर कर रहे हैं उनने ये अपने आप प्रूफ कर ही दिया है। तो आप मुझे बताओ, आपको फुल कॉन्फिडेंस लेकर आना है कि बस यही है, यही है, यही है। इसी को यदि आप 5 बार अच्छे से कर लोगे ना, आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। समझ में आ गया? याद रखना, मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, हर सब्जेक्ट के नोट्स पहले कई बार कर लो, उसके बाद कुछ और करना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? तो आप मुझे बताओ, यहां पर पहले क्या डिवाइड होगा? न्यूक्लियस। उसके बाद कौन डिवीजन होगा? साइटोप्लाज्म। तो यहां पर मैं क्या लिखूं? बताओ जरा जल्दी से, क्या लिखूंगा? बताओ जरा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या लिखूंगा मैं? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या लिखूंगा? फिर से आप मुझे बताओ, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, एक ही बात है। इसको हम बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे हम इसको? कैरियोकाइनेसिस। आप मुझे बताओ, प्रैक्टिकली बताओ, यदि पहले इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो जाता और उनकी गवर्नमेंट नहीं होती, तो क्या वहां कंट्रोल कर पाते? क्योस हो जाता ना। लेकिन आप मुझे बताओ, पहले गवर्नमेंट अलग अलग हुई, कंट्रोल करने वाले अलग अलग हो गए, उसके बाद लोग अलग अलग हुए, तो इसको हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। और मुझे बताओ, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, हम किसकी बात कर रहे हैं? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। बताओ जरा जल्दी से, किसकी बात कर रहे हैं? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। दिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे हम इसको? साइटोकाइनेसिस। सभी को अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हमेशा पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, क्योंकि न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करने वाला पहले डिवाइड होगा, तभी वो इसकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। सभी को समझ में आ गया? तो ये पूरा क्लियर हो गया। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है, इसमें कौन कौन सी चीजें होती है? प्रोफेस। क्या क्या होगा आप मुझे बताओ जरा इसके अंदर? प्रोफेस, प्रोफेस के बाद मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। बताओ कैरियोकाइनेसिस में क्या क्या होगा? प्रोफेस, जल्दी से आप मुझे बताओ, मेटाफेस, फिर आप मुझे बताओ क्या होगा? एनाफेस, फिर बताओ क्या हो जाएगा? टीलोफेस। क्या हो जाएगा? टीलोफेस। क्लियर हो गया? प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। अब देखो ये भी कितना आसान है। जो प्रोफेज में होता है उसका उल्टा कर दो, हो जाएगा टीलोफेज में। जो भी प्रोफेज में हो रहा है उसका उल्टा कर दो, किस में हो जाएगा? टीलोफेज में। फिर से आप मुझे बताओ, जो प्रोफेज में होता है उसका उल्टा कर दोगे, क्या हो जाएगा? टीलोफेज में। और प्रोफेज को याद करने का तरीका क्या है? पप्पू कैन डांग साला। बहुत सिंपल है, पप्पू कैन डांग साला। अभी आपको सब याद हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब पी से क्या हो गया? पप्पू के पी से क्या हो गया? प्रोफेज। सी से क्या हो गया? क्रोमैटिन से क्रोमोसोम। तो इसको समझने के लिए हमको क्रोमैटिन समझना पड़ेगा। क्या होता है क्रोमैटिन? अभी हम क्रोमैटिन देखेंगे। क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनेगा। फिर आप मुझे बताओ, सेंट्रियोल का मूवमेंट होगा। फिर डी से डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। फिर डिसअपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल होगा। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा। ये 5 स्टेप हो गए। इसका जस्ट उल्टा कर दो। क्रोमैटिन से क्रोमोसोम की जगह क्रोमोसोम से क्रोमैटिन। सेंट्रियोल का मूवमेंट की कोई जरूरत नहीं। डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, रीइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डिसअपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल, रीअपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर ब्रेकडाउन।
तो जो प्रोफेस उसका उल्टा टीलोफेस, जो प्रोफेस उसका उल्टा टीलोफेस, प्रोफेस का उल्टा टीलोफेस, प्रोफेस का उल्टा टीलोफेस। बात समझ में आ गया? अब हम बात कर रहे हैं मेटाफेज एंड एनाफेज की। यदि मिडिल में मिल गए सारे के सारे तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेटाफेज। और मेटाफेज को ही हम बोलते हैं मोटाफेज। देखो मेरी क्लास में आपको क्लास में याद कराने की पूरी कोशिश रहेगी, आपको घर पे ना पढ़ना पड़े। समझ में आ गया? हमेशा आपको क्लास में ही कोशिश रहेगी कि आपको घर पे ना पढ़ना पड़े, जिससे आप मैक्सिमम टाइम किसको दे सको? फिजिक्स केमिस्ट्री को दे सको। समझ में आ रहा है? चलो, और ट्रिक्स की क्यों जरूरत है? क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं हर चैप्टर में, 20 कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट में 20 स्टेटमेंट। तो आप मुझे बताओ जरा, क्या आप 400 स्टेटमेंट्स याद रख सकते हो? नहीं रख सकते, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमको जरूरत किस चीज की पड़ती है? एनिमेटेड डायग्राम की, निमोनिक्स की, इनकी जरूरत पड़ती है, जिससे प्रिसीजन हो जाए, बिल्कुल प्रिसाइज नॉलेज हो जाए, आपकी जरा सी भी गलती के चांसेस ही ना रहे। समझ में आ गया? तो ये पूरा क्लियर हो गया। मिडिल में मिल गए यदि सारे क्रोमोसोम तो क्या बोलेंगे? मेटाफेज। क्या बोलेंगे? मेटाफेज। मिडिल में मिल गए तो मेटाफेज। मिडिल में आ गए सब, जैसे आपने कभी स्कूल में गेम खेला होगा और 2 टीम बनानी होगी, तो क्या किया होगा? आपके टीचर ने बोला होगा एक काम करो, सब एक लाइन में खड़े हो जाओ और बोलना शुरू करो 1 2 1 2 1 2। जिसका 1 आया वो इस तरफ चले जाओ, जिसका 2 आया वो इस तरफ चले जाओ। हुआ था? तो आप मुझे बताओ, डिवाइड करने से पहले हमने सबको एक लाइन में खड़ा किया था। तो यदि सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया तो वो बन जाएगा मेटाफेज। इसी को हम बोलते हैं मोटाफेज, इसी को हम बोलते हैं मोटाफेज। बात समझ में आ गया? मोटाफेज का मतलब क्या होता है? इस समय सबसे मोटे होते हैं क्रोमोसोम, इस समय क्रोमोसोम क्या होते हैं? सबसे मोटे। एनाफेज अलग अलग हो गया, एनाफेज। 1 2 अलग अलग हो गए, क्या हो गए? एनाफेज। तो टीलोफेज इसका उल्टा। और देखो कितना सिंपल है, टी फॉर टीलोफेज, और टीलोफेज द फेज ऑफ 2 न्यूक्लियस। तो 2 न्यूक्लियस जिसमें आ जाए, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आ जाए, वो फेज क्या कहलाएगा? टीलोफेज। अरे बोलो क्या कहलाएगा? टीलोफेज। इट इज द फेज ऑफ 2 न्यूक्लियस, इट इज द फेज ऑफ 2 न्यूक्लियस। क्लियर है? सभी को अच्छे समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बता दो जल्दी से। हो गया? तो ये हमने क्या बोला? दिस इज सेल डिवीजन। इसको हम क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन। क्लियर हो गया? अब इस सेल डिवीजन में आप मुझे बताना, हमने सबसे पहले बात करी प्रोफेज की। किसकी बात करी हमने? प्रोफेज की बात करी। प्रोफेज में हमने बोला क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनेगा। क्या बनेगा? क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनेगा। तो भैया ये क्रोमैटिन होता क्या है, इसको समझना सबसे पहले जरूरी है। मैं आपसे क्या बोला? बिल्कुल बेसिक लेवल से जाएंगे, 0 लेवल से चलेंगे। क्लियर हुआ? तो देखो जरा, अब देखो हमारे हर एक सेल के अंदर, समझना जरा, हमारे हर एक सेल के अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। कितना लंबा डीएनए होता है? 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। अब इतना लंबा डीएनए होता है, और भैया डीएनए ही तो सबसे मेन चीज है। डीएनए ही तो पेरेंट से आता है, जो हमारे स्ट्रक्चर को बनाता है। समझ में आ गया? बढ़िया उड़ती उड़ती जुल्फें, समझ में आ गया? अच्छा अच्छा चेहरा, लंबी लंबी हाइट, बढ़िया से ब्रिलियंस, नीली नीली आंखें, काली काली आंखें, ये सब कौन बनाता है? ये डीएनए ही बनाता है, जो कहां से आता है? पेरेंट से आता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये समझ लो, बोलते हैं ना घर का दामाद है, घर का दामाद जो होता है उस घर का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल पर्सन होता है। तो आप ये समझ लो, ये क्या हो गया? इस पूरे सेल का दामाद। भैया सारे सबसे अच्छी चीज किसको मिलेगी? दामाद जी को। सबसे अच्छी चीज, सबसे अच्छा खाने को किसको मिलेगा? दामाद जी को। सबसे बढ़िया ओढ़ने के लिए किसको मिलेगा? दामाद जी को। होता है कि नहीं होता? सबसे बढ़िया कपड़े किसको दिए जाएंगे? दामाद जी को। होता है कि नहीं होता? तो ये जो डीएनए है भैया, ये सेल का दामाद है। समझ में आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये 2.2 मीटर लंबा है। और यदि ये बोले कि भैया हम तो फैल के रहेंगे, हम तो फैल के बैठेंगे, पूरी जगह घेर के बैठेंगे। आप कई बार ट्रेन में गए होंगे और आपने देखा होगा, कई बार ट्रेन में भीड़ रहती है, और एक आध बार कभी गलती से किसी की टिकट कंफर्म हो जाए, जिसकी कभी नहीं होती, जिसकी जिंदगी में जिसने वेटिंग पे चला है, अब पता चले वो क्या करेगा? पूरी सीट पे ऐसे, बर्थ पे ऐसे फैल के सोएगा। पता चले एक जगह बैग रख दिया, और बैग रखने के बाद में क्या कर रहा है? पूरे में ऐसे फैल के सो रहा है, किसी और को जगह ही नहीं दे रहा। भैया आप बोलोगे भैया जरा पिंकी को बिठा लो, नहीं 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 मैं सोऊंगा। होता है कि नहीं होता? तो यदि ऐसा डीएनए बोलने लगे, हम तो पूरे सेल में फैल के रहेंगे, हम तो पूरे सेल में फैल के रहेंगे, और एक सेल के अंदर डीएनए कितना होता है? 2.2 मीटर लंबा डीएनए। कितना होता है? 2.2 मीटर लंबा डीएनए। तो आप मुझे बताओ, एक सेल की लेंथ एटलीस्ट 2.2 मीटर होगी ना?
और हमारी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 100 ट्रिलियन सेल होते हैं और हर सेल का डीएनए बोले हम तो ऐसे ही रहेंगे भैया, फुल फैल के रहेंगे भैया, तुम एडजस्ट कर लो, हम तो नहीं करने वाले। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? 100 ट्रिलियन इंटू 2.2 मीटर, इतनी हमारी हाइट हो जाएगी। समझ में आ गया? और इतनी हमारी हाइट हो गई तो आप मुझे बताओ हमारे पैर यदि अर्थ पे हैं तो सिर पता चले सैटर्न तक पहुंच जाएगा, जुपिटर तक पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? बताओ जरा जल्दी से, पहुंच जाएगा। तो ऐसे केस में क्या सर्वाइवल पॉसिबल है? और पता चले जंप किया तो दूसरी मिल्की वे में पहुंच गए, दूसरी गैलेक्सी में पहुंच गए, पता चले ये वाली इसमें अपनी मिल्की वे को छोड़ के पता चले एंड्रोमेडा गैलेक्सी में पहुंच गए, किसी और गैलेक्सी में पहुंच गए। तो आप मुझे बताओ ऐसे केस में क्या लाइफ पॉसिबल है, क्या सर्वाइवल पॉसिबल है? पता चले एक पर्सन के लिए पूरा एक ब्रह्मांड बनाना पड़ रहा है रहने के लिए, तो आप मुझे बताओ बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए किया गया कि जो डीएनए है उसको रैप कर दिया गया। डीएनए को क्या कर दिया गया? रैप कर दिया गया। जैसे पतंग उड़ाते हो तो पतंग में धागा बहुत लंबा होता है, लेकिन उस धागे को चरखे के चारों तरफ यदि लपेट लोगे तो थोड़ी सी जगह में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसी तरीके से इस डीएनए को हम क्या कर देते हैं? रैप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको रैप कर देते हैं। किसके चारों तरफ? हिस्टोन के चारों तरफ। किसके चारों तरफ? हिस्टोन के चारों तरफ हम क्या कर देते हैं? रैप कर देते हैं। समझ में आ गया? अब बात कर रहे हैं डीएनए की। किसकी बात कर रहे हैं? डीएनए की। अच्छे से समझना, मैं स्पीड में क्यों बोल रहा हूं अभी? मैं अभी स्पीड में इसीलिए बोल रहा हूं, 2-3 लेक्चर में आपको स्पीड में बोलूंगा जिससे आपको कुछ ज्यादा सोचने समझने का वो ना रहे। उससे क्या फायदा होगा? जो भी आपके दिमाग का डिप्रेशन है ना, कि बिल्कुल कीड़ा बैठा हुआ है, यू आर अ फेलियर, यू आर अ फेलियर, यू आर अ फेलियर, और जब बार बार मेरी आवाज जाएगी ना, जल्दी जल्दी से आवाज जाएगी, धड़ 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 धड़, या सब टीचर्स की आवाज जाएगी, तुमको सोचने का मौका नहीं मिलेगा और तुम भूल जाओगे, सारी चीजें फ्लश हो जाएंगी। समझ में आ गया? तो इसीलिए अभी मैं बोलने की जो स्पीड है ना थोड़ी सी ज्यादा रखूंगा, तुम्हारे लिए फायदा होगा, तुमको जल्दी से भूल जाओगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो हम बनाते हैं डीएनए। ये बना देते हैं डीएनए भाई साहब। ये मैंने बना दिया डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई बताएगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? बताओ जरा जल्दी से। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अरे बोलो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। बताना जरा ये क्या है? एसिड। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गया? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और मुझे बताना कि एसिड की टेंडेंसी होती है H प्लस साइन दे देने की, H प्लस साइन दे देने की, H प्लस साइन चले जाओ। तो जब ये H प्लस साइन दे देगा, ये एसिड H प्लस साइन दे देगा। देखो अभी मान लो कोई भी कंपाउंड है, जैसे मैंने बना दिया, ये कोई भी एलिमेंट है, इसमें प्रोटॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताना, यदि ये क्या करे? अपने प्रोटॉन को दे दे, मतलब इसका प्रोटॉन चला जाए, भाग जाए, इसी प्रोटॉन को हम क्या बोल देते हैं? H प्लस साइन। ये प्रोटॉन चला गया, तो मुझे बताओ इस पूरे के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो यहां आप मुझे बताना, क्योंकि ये एसिड है, क्योंकि ये कैसा है? एसिड है, तो ये एसिड क्या करेगा? अपने H प्लस साइन को डोनेट कर देगा। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? बताओ जरा जल्दी से। इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया? तो भैया नेगेटिविटी तो आपके डीएनए में भरी पड़ी हुई है, इसीलिए कभी आपसे बोला है कि नेगेटिव सोचो? हमेशा क्या बोला है? पॉजिटिव सोचो। हमेशा क्या बोला है? पॉजिटिव सोचो। तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा? डीएनए इज अ नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट इज एसिड, बिकॉज इट इज एसिड। और मुझे बताओ, यदि नेगेटिव को बांधना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? पॉजिटिव की। किसकी जरूरत पड़ेगी? पॉजिटिव की। यदि नेगेटिव को बांधना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? पॉजिटिव की। और ये एसिड था, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? माइनस। तो आप मुझे बताओ, यदि मैं इसको बांधना चाहता हूं तो मुझे पॉजिटिव चार्ज को लाना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज मतलब बेस। देखो बिल्कुल बेसिक से हम देखते हैं, एसिड हमेशा क्या करेगा? डोनेट कर देगा H प्लस साइन। बेस क्या कर देगा? एक्सेप्ट करेगा H प्लस साइन। ये क्या करेगा? डोनेट H प्लस। ये क्या करेगा? इट विल डोनेट H प्लस। ये क्या कर देगा? इट विल एक्सेप्ट H प्लस। क्या कर देगा? इट विल एक्सेप्ट H प्लस। तो मुझे बताओ, जब ये डोनेट कर देगा, ये भाग गया इससे,
तो पॉजिटिविटी चली गई तो चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। अब पॉजिटिविटी आ गई तो नेट चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो एसिड था तो कैसा था, नेगेटिव चार्ज। इसको बांधना है तो क्या करना पड़ेगा, बेस लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बेस लाना पड़ेगा। भैया बेबी को बेस पसंद है, तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, इसके डीएनए को क्या पसंद है, बेसिक प्रोटीन पसंद है। इसको क्या पसंद है, बेसिक प्रोटीन्स पसंद है। बन जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अब देखो जरा, यहां पर मैं क्या कर दे रहा हूं, ये मैं बेसिक प्रोटीन्स बनाता हूं। ये 4 प्रोटीन्स मैंने बना दिए इस तरीके से। क्या बना दिए मैंने, यहां पर 4 प्रोटीन्स इस तरीके से बना दिए। 4 बॉल ऊपर और 4 बॉल नीचे। 4 बॉल इस तरीके से ऊपर और 4 बॉल इस तरीके से नीचे। अब इनके नाम भी होते हैं भैया। इसके नाम क्या हो जाएंगे, इसका नाम होता है H2A। इसका नाम क्या होता है, H2A। अरे फिर से वही कलर आ गया। इसका नाम क्या होता है, आप मुझे बताओ जरा, H2A। इसका नाम होता है H2B। इसका नाम होता है H3। इसका नाम होता है H4। बताओ जरा जल्दी से, इसका नाम क्या होता है, H2A। इसका नाम होता है H2B। इसका नाम होता है H3 और इसका नाम क्या होता है, H4। ऐसी ही 4 बॉल्स ऊपर और 4 नीचे एज इट इज। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 8। टोटल कितनी हो जाएंगी, 8। तो आप मुझे बताओ हम यहां पर क्या बोलेंगे, ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। ये सभी क्या हैं, दे ऑल आर हिस्टोन प्रोटीन्स। H इज रिप्रेजेंटिंग हिस्टोन। H इज रिप्रेजेंटिंग हिस्टोन। समझ में आ गया। तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, इट इज कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टामर। क्योंकि टोटल कितनी है, 8। और ये आप मुझे बताना, ये जो हिस्टोन भाई साहब है, इसमें कौन सा चार्ज होना चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। भैया तभी तो इसकी नेगेटिविटी इससे बंधेगी। क्लियर हो गया, तभी तो इसकी नेगेटिविटी इससे जुड़ेगी। क्लियर हो गया। तो इसमें कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और जब ये एसिड था, जब ये एसिड था तो इसमें नेगेटिव चार्ज है। और जब ये पॉजिटिव है तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, बेसिक। बताओ कौन सा प्रोटीन हो जाएगा, इट इज बेसिक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन हो जाएगा, बेसिक प्रोटीन। या फिर हम बोल दें बेसिक अमीनो एसिड का बना होगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, ये कॉन्सेप्ट अभी कम से कम 10-20 बार आएगा। क्लियर हो गया, जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे फिर से आएगा, तो इसीलिए घबराने की तो कोई बात है ही नहीं। समझते जाओ। फिर से आप देखो, ये है धागा, ये है चरखा। धागे को बांधना है चरखे के ऊपर। ये आप इस तरीके से देखना, मान लो ये है चरखा। ये क्या है, दिस इज चरखा। और आप मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या है, आप मुझे बताना। ये है धागा। ये क्या है, आप मुझे बताओ। धागा, अभी उलझा हुआ धागा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सुलझा लेते हैं। आपने एक बात कभी देखी, आप इसको कितना भी सुलझा लो, आप इसको कितना भी सुलझा लो, ऐसे करके जेब में रखो, उलझ ही जाता है। होता है कि नहीं होता। ये हमारे दिमाग की तरह है। समझ में आ गया। यदि आप किसी चीज को खाली छोड़ दो तो वो उलझ ही जाती है। समझ में आ गया। इसीलिए उसको बीच बीच में सुलझाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, उसको सुलझाना पड़ता है। तो ये मैंने ऐसे बना लिया। ठीक है, अभी इतना ही समझ लो, पूरा नहीं सुलझ रहा। तो ये क्या है, दिस इज डीएनए। दिस इज डीएनए। ये क्या है, हिस्टोन। मैं क्या कर दूं, इसको चारों तरफ इसके ऐसे रैप कर दूं। मैं क्या कर दूं, इसको चारों तरफ ऐसे क्या कर दूं, रैप कर दूं। और इसमें नेगेटिव चार्ज है तो इसमें कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने इसमें रैप कर दिया, आ गया पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से रैप हो गया। सभी को समझ में आया, पूरा क्लियर हो गया। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं क्या कर दे रहा हूं, इसको रैप कर दे रहा हूं। इसमें बेसिक प्रोटीन है, और बेसिक प्रोटीन है मतलब बेसिक अमीनो एसिड है। बेसिक प्रोटीन है मतलब बेसिक अमीनो एसिड है। बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो इसके अंदर अमीनो एसिड कौन से होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स। क्लियर हो गया। वो बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन से हो जाएंगे, लाइसिन एंड आर्जिनिन। यदि नहीं नाम सुना है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल मत घबराना। मैंने आपसे क्या बोला, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। कभी ऐसे फैक्ट्स आते हैं तो उनको ध्यान मत दो, समझो कॉन्सेप्ट को। अभी आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट में एक बात पता होना चाहिए, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये 8 है, इसके चारों तरफ रैप करना है, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं। हो गया पूरा क्लियर। अब चलो हम इसको रैप कर देते हैं। कर दे रैप।
ये इसको रैप कर देते हैं, ये डीएनए को रैप कर दिया, ये डीएनए को रैप कर दिया, ये डीएनए को रैप कर दिया। इस तरीके से क्या कर दिया हमने, इस डीएनए को इस तरीके से रैप कर दिया। क्या कर दिया, रैप कर दिया। अब रैप हमने इसको कर दिया, ठीक है। तो अब ये देखना, हाइपोथेटिकली ऐसा ये गोल स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देगा। मैं बना रहा हूं, ऐसी कोई इसमें लाइन या कोई ऐसी मेम्ब्रेन नहीं होती, बट ऐसा ये गोल स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देने लगेगा। समझ में आ गया, ऐसा दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा है ना भैया मोतियों की माला, समझ में आ गया। ये है मोती और ये उसकी पूरी माला, समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ जरा, ये पूरा मोती की तरह दिखाई दे रहा है, बीट्स की तरह दिखाई दे रहा है। ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है, स्ट्रिंग की तरह दिखाई दे रहा है। किसकी तरह दिखाई दे रहा है, स्ट्रिंग की तरह, रस्सी की तरह दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। क्या बोल देंगे इसको, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। ये देखो बीट्स हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे, बताओ जरा जल्दी से बताओ। ये पूरा क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। क्या कहलाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। क्लियर हो गया। क्या कहलाएगा, जल्दी से आप मुझे बताइए, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। क्लियर हो गया। क्या कहलाएगा ये, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, सभी को अच्छे से समझ में आ गया। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कैसा भी कंफ्यूजन है तो बता दो। ये आपको चीज समझ में आ गई। आखिर ये कहां है, ये मिलता कहां है, दिखता कहां है, हमको कहां दिख जाएगा, चलो हम समझते हैं उस चीज को, है ना। तो इसको एक बार जल्दी से रफ कॉपी में बनाओ, जल्दी से रफ कॉपी में बनाओ, फिर मैं आपको बताता हूं। हो गया। ये क्या हो जाएगा, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। अभी हमको कुछ नहीं पता, अभी तो बस हमने ये देखा कि भैया डीएनए को हमने इसके चारों तरफ बांध दिया, बस हमने डीएनए को इसके चारों तरफ बांध दिया, बस। हमको अभी कुछ नहीं पता है कहां मिलता है, कैसे मिलता है, अभी हम सब देखेंगे। समझ में आ गया, आगे बढ़े। देखो जरा, अब देखना, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, न्यूक्लियस की। बहुत अच्छे से समझना, हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की। ये मैं बना देता हूं न्यूक्लियस, ये मैं क्या बना दे रहा हूं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है ना, ये हम बना देते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। ये मैंने बना दिया। अब इस न्यूक्लियस को देखने के लिए, ध्यान से समझना जरा, देखने के लिए क्या किया गया, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्लेमिंग। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, फ्लेमिंग। क्लियर है। अब उसने क्या किया, इसमें डाई डाली। अब मुझे बताओ, ये पूरा भरा हुआ किससे है, डीएनए से। ये किससे भरा हुआ है, डीएनए से। और डीएनए को यदि देखना है, और क्योंकि वो एसिड है, तो आप मुझे बताओ उसमें क्या डालना पड़ेगा, बेस। बोले सर हमको ऐसे कैसे पता, भैया कभी केमिस्ट्री लैब में गए हो, केमिस्ट्री लैब में टाइट्रेशन किया है, तो उस टाइट्रेशन में आप मुझे बताओ, देखने के लिए यदि एसिड है तो उसको देखने के लिए बेस डालते थे, बेस है उसको देखने के लिए एसिड डालते थे, क्योंकि वो कंपाउंड बना लेता है, सॉल्ट बना लेता है। तो यहां पर आप देखना, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए, मतलब एसिड। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, एसिड। और यदि मुझे इसको देखना है तो मुझे क्या डालना पड़ेगा, बेस। क्या डालना पड़ेगा, बेस। तो डीएनए को बांधना है तो क्या आएगा, बेस। डीएनए को देखना है तो भी क्या डालना पड़ेगा, बेस। डीएनए को देखना है तो क्या करना पड़ेगा, बेस। डीएनए को बांधना है तो भी क्या डालना पड़ेगा, बेस। समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ जरा, डीएनए को क्या पसंद है, डीएनए को बेस पसंद है। डीएनए को क्या पसंद है, बेस पसंद है। तो अब आप मुझे बताओ जरा, याद रहेगा, डीएनए को क्या पसंद है, डीएनए को बेस पसंद है, याद रहेगा। अब देखो यहां पर ये जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था फ्लेमिंग। क्या नाम था उनका, फ्लेमिंग। इन्होंने ऐड की बेसिक डाई, एडेड बेसिक डाई। बहुत अच्छे से समझना, क्या ऐड किया उन्होंने, बेसिक डाई। और जब उन्होंने बेसिक डाई को ऐड किया, किसको ऐड किया उन्होंने, बेसिक डाई को ऐड किया, इसी के बराबर बना लेते हैं। अरे वाह, बन गया बिल्कुल परफेक्ट। ये बना लिया हमने, ये बना लिया इस तरीके से। बहुत अच्छे से समझना, क्लियर हो गया। जब ऐसा बना लिया तो यहां पर दिखाई दिया कलरफुल थ्रेड। क्या दिखाई दिया, इस तरीके से कलरफुल थ्रेड दिखाई दिया, धागा दिखाई दिया, कलर वाला धागा दिखाई दिया, जो पहले कुछ नहीं दिख रहा था। अब ये बेसिक डाई डालने से कैसा दिखाई देने लगा, कलरफुल धागा दिखाई देने लगा। समझ में आ गया, कलरफुल थ्रेड दिखाई देने लगा। और कलर को बोला जाता है क्रोमा।
कलर को बोला जाता है क्रोमा, भैया क्रोमा बोला जाता है क्रोमा। और थ्रेड को बोला जाता है टिन, थ्रेड को क्या बोला जाता है टिन। तो अब आप मुझे बताओ पूरा वर्ड क्या बन जाएगा, क्रोमैटिन। क्या बन जाएगा, क्रोमैटिन। तो देखो जरा इस तरीके से यहां पर ये कलरफुल थ्रेड ऐसा दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, ये कलरफुल थ्रेड इस तरीके से ऐसा दिखाई दिया न्यूक्लियस के अंदर, और बीच बीच में इसमें ऐसा दिखाई दिया, ये मोती की तरह कुछ दिखाई दिया। अरे भाई मोती यहां डॉग का नाम नहीं है, समझ में आ गया, एक्चुअली पर्ल, पर्ल वाला मोती, समझ में आ गया। ये इस तरीके से ऐसा दिखाई दिया। तो आप मुझे बताना यहां ये कलरफुल थ्रेड दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, कलरफुल थ्रेड दिखाई दे रहा है, जिसको इस साइंटिस्ट ने बोला क्रोमैटिन। क्या बोला, क्रोमैटिन। बताओ जरा, तो यहां पर हम लिख दें, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। बोलो जल्दी से, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन। और ये क्रोमैटिन में जो क्रोमा है, क्रोमा का मतलब क्या हो जाएगा, कलर, और टिन का मतलब क्या हो जाएगा, थ्रेड, धागा, कलरफुल धागा। बोलो जल्दी से, क्या हो जाएगा, कलरफुल धागा। आप देखो अभी तक हमने कहीं स्टेटमेंट्स नहीं लिखे, हमारी पूरी स्टडी डायग्राम बेस्ड रहेगी। क्यों, क्योंकि डायग्राम से आप एक एक डिटेल याद रख सकते हो, एक एक स्टेटमेंट याद रख सकते हो। इसी को मैं लिखवा दूं, इसको ऐसी बेसिक डाई, ये किया वो किया, तो इसमें क्या होगा, आपको अभी याद रहेगा लेकिन आप लंबे टाइम पे भूल जाओगे। समझ में आ गया, इसमें आप भूलोगे कभी नहीं। तो ये क्या हो गया, क्रोमैटिन, कलरफुल थ्रेड। क्या हो जाएगा, कलरफुल थ्रेड। क्रोमा का मतलब कलर, टिन का मतलब थ्रेड। क्लियर हो गया। और ये कैसा दिखाई दे रहा है मुझे बताना जरा, ये दिखाई दे रहा है बीट्स ऑन स्ट्रिंग की तरह। किसकी तरह दिखाई दे रहा है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। क्या बोलेंगे हम इसको, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। बोलो जल्दी से, इसको हम क्या बोलेंगे, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। क्लियर हो गया, सभी को अच्छे समझ में आ गया, सब याद हो जाएगा। चिंता बिल्कुल मत करना, किसी चीज की चिंता मत करना, केवल फोकस समझने पे करना। केवल फोकस किस पे करोगे, समझने पे फोकस करना, आपको सब याद हो जाएगा, एवरीथिंग, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। क्लियर है, इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट से कितना भी डिफिकल्ट होगा आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, इस बात की चिंता मत करना। तो ये पूरा क्लियर हो गया। ये कैसा दिखाई दे रहा है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। अब देखो एक छोटी छोटी सी बॉडी दिखाई दे रही है ना, गोल 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 गोल, जैसे आप मुझे बताओ मोती की माला में मोती दिखाई देता ना, गोल 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 गोल। और बॉडी को हम बोलते हैं सोम। देखो सोम का मतलब बॉडी, टिन का मतलब थ्रेड। सोम का मतलब बॉडी, टिन का मतलब थ्रेड। फिर से आप मुझे बताओ, सोम का मतलब बॉडी, टिन का मतलब थ्रेड। क्लियर हो गया। तो यहां पर आप देखना जरा, ये न्यूक्लियस के अंदर कोई बॉडी दिखाई दे रही है, तो इसको मैं क्या बोल दूं, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियस के अंदर बॉडी क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोसोम। तो बताओ यहां पर मैं क्या बोल दूं, न्यूक्लियस के अंदर की बॉडी क्या कहलाएगी, दिस इज न्यूक्लियोसोम। बोलो भाई लोगों, क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोसोम। अब ये क्रोमैटिन कहां से आ गया, अरे कहीं आया था, ये देखो जरा जल्दी से, ये कलरफुल थ्रेड ऐसा दिखाई दे रहा था, ये कलरफुल थ्रेड ऐसा दिखाई दे रहा था, तो ये भी क्या हो जाएगा, इट इज ऑल्सो क्रोमैटिन, इट इज ऑल्सो क्रोमैटिन। फिर से बना के बताता हूं, देखो सब आपको अच्छे समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। जो अभी तक हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। बताओ सबसे पहले हमको यदि सेल को डिवाइड करना है तो भैया न्यूक्लियस भी डिवाइड करना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करना पड़ेगा। न्यूक्लियस को डिवाइड करने को हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने को हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, बाद में साइटोकाइनेसिस होगा। रीजन, क्योंकि जो कंट्रोल करता है वो पहले डिवाइड होगा, तभी वो सेल की एक्टिविटी को मॉनिटर कर पाएगा। समझ में आ गया। चलो फिर आप मुझे बताओ, ये भी हमने देखा था, इसको मैं आपको फिर से बना के बता देता हूं। यहां पर आप मुझे बताना, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या डाल दिया, फ्लेमिंग ने ऐड कर दिया बेसिक डाई, तो कलरफुल थ्रेड दिखाई दिए, जिसको उसने क्या बोल दिया, क्रोमैटिन। क्या बोल दिया उसने, क्रोमैटिन। अरे बोलो क्या बोल दिया, क्रोमैटिन। क्या बोल दिया, क्रोमैटिन। समझ में आ गया। फिर से बना के बताता हूं, ध्यान से देखो जरा जल्दी से। ये 2.2 मीटर लंबा डीएनए है। कितना लंबा डीएनए है, इट इज 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए, इट इज 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए। समझ में आ गया, ये मैंने बना दिया, दिस इज डीएनए। कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। नीट 2019 का क्वेश्चन है, नेगेटिव चार्ज। अब इसको रैप कराना है, किसके चारों तरफ रैप करा दें, सीधे रैप करा दें हिस्टोन के चारों तरफ। ये हिस्टोन के चारों तरफ रैप करा देते हैं। किसके चारों तरफ रैप करा दें, हिस्टोन के चारों तरफ रैप करा देते हैं। ये हिस्टोन है, बताओ जरा कितने हिस्टोन होते हैं, H2A, H2B। बोलते जाओ, इनका नाम क्या होता है,
बोलो जरा, इसका नाम क्या है? H2A, इसका नाम हो जाएगा H2B, इसका नाम हो जाएगा H3, इसका नाम हो जाएगा H4। अब इसको रैप कर दें, इसके चारों तरफ इसको रैप कर देते हैं। ये मैंने इसके चारों तरफ क्या कर दिया? रैप कर दिया इस तरीके से। और ये क्या बन गया? इट विल बिकम न्यूक्लियोसोम। यही वो मोती है, यही वो मोती है जिसको हमने क्या बोल दिया? न्यूक्लियोसोम। क्या बोल दिया उसको? न्यूक्लियोसोम। ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, मैंने सिंगल बस ऐसे बनाया हुआ है। आपने वो देखा है ना, ऐसे फीमेल्स आपके घर में, मम्मी आपकी दीदी ऐसे बन बनाती होंगी, बनाती है ना। अब आप मुझे बताओ, उसको बनाने के लिए, बनाने के बाद ऐसे रैप करने के बाद में वो क्या करती है? ऐसे क्लिप लगा लेती है, ठीक है। और मुझे बताओ, क्लिप की पोजीशन फिक्स होती है क्या? कभी पता चले ऐसे ऊपर लगा हुआ है, पता चले कभी ऐसे साइड में लगा हुआ है, पता चले कभी यहां साइड में लगा हुआ है, कभी पता चले यहां साइड में लगा हुआ है, ठीक है, कभी यहां पर लगा हुआ है। क्या उसकी पोजीशन फिक्स होती है? नहीं होती। तो इसी तरीके से ये रैपिंग खुल ना जाए, ये रैपिंग खुल ना जाए, तो हम क्या करते हैं? एक हिस्टोन और लगा देते हैं, और उस हिस्टोन का नाम होता है H1 हिस्टोन। उस हिस्टोन का नाम क्या होता है? H1 हिस्टोन। बताओ जल्दी से, इस हिस्टोन का नाम क्या हो जाएगा? H1 हिस्टोन। और ये H1 हिस्टोन क्या है? दिस इज द क्लिप, दिस इज द क्लिप। अब मुझे बताओ, वो क्लिप जो है, क्या आपकी मम्मी के बालों का पार्ट होता है? नेचुरल पार्ट होता है क्या, कि अलग से लगाते हैं? अलग से लगाते हैं ना। तो आप मुझे बताओ, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ हेयर्स, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ बॉडी। इसी तरीके से ये H1 हिस्टोन, इसी तरीके से ये जो H1 हिस्टोन है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहां पर बना हुआ है, दिस इज न्यूक्लियोसोम, दिस इज न्यूक्लियोसोम। बताओ जल्दी से, दिस इज न्यूक्लियोसोम, दिस इज न्यूक्लियोसोम। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज न्यूक्लियोसोम। लिख दूं? ये क्या हो जाएगा? दिस इज न्यूक्लियोसोम। आ गया समझ में? और यहां पर हम क्या लिखेंगे? ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। बताओ, इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन। तो याद हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन। सभी को अच्छे समझ में आ गया? टिन टिन क्रोमैटिन, इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन। समझ में आ गया? क्रोमा मतलब कलर, टिन का मतलब थ्रेड। और यहां पर आप मुझे बताओ, क्या H1 हिस्टोन इस न्यूक्लियोसोम का पार्ट होगा? नहीं होगा। तो यहां पर हम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? H1 इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। H1 इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। समझ में आ गया? न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है, उसके ऊपर है। न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है, उसके ऊपर है। क्या केवल इतनी रैपिंग करने से डीएनए हमारा सेल के अंदर बन जाएगा? नहीं बनने वाला। इतनी रैपिंग करने से अकेला डीएनए जो है वो हमारे सेल के अंदर नहीं बनने वाला, भी और रैपिंग करनी है, और रैपिंग करनी है। तो अब क्या हो जाएगा? देखो जरा ध्यान से समझना, हम इसको और रैपिंग कर देते हैं। फिर से इसको बना देता हूं, ध्यान से देखना, जिससे आपको याद हो जाए। मैंने आपसे बोला मैं डायग्राम कई बार बना के बताऊंगा। H2A, H2B, H3, H4। फिर से बताओ, H2A, H2B, H3, H4, H2A, H2B, H3, H4। याद हो गया? अब आप मुझे बताना, इसके चारों तरफ हम इसको रैप कर देते हैं। ये हमने इसके चारों तरफ रैप कर दिया, ये हमने इसके चारों तरफ रैप कर दिया। रैप करने के बाद हमने क्या लगा दिया? H1 हिस्टोन लगा दिया। ये हमने H1 हिस्टोन लगा दिया। क्या लगा दिया? H1 हिस्टोन लगा दिया। ये हमने क्या लगा दिया? दिस इज H1 हिस्टोन। ये मैंने क्या बना दिया? H1 हिस्टोन। अब इसको और रैप कर दिया जाता है। एक बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, हम एक का बस नाम देख लेते हैं। इसको हम बोल देते हैं स्कैफोल्डिंग प्रोटीन। ये इसको और ज्यादा फोल्ड कर देता है। समझ में आ गया? और ज्यादा इसको एडवांस पैकेजिंग कर देगा। और ये नॉन हिस्टोन है, ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। तो जब ये इसको पैक कर देगा, तो अल्टीमेटली आप देखना, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से हाईली रैप हो जाएगा। इस तरीके से आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? इट वुड बी हाईली रैप। इस तरीके से क्या हो जाएगा? हाईली रैप हो जाएगा। फिर से देखो, मैं आपको बताता हूं, ये कलर दिखाई तो दे रहा है ना, ये कलर दिखाई तो दे रहा है। ये देखो, इस तरीके से क्या हो जाएगा? रैप हो जाएगा। अभी मैं आपको इसका वीडियो दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। हो गया? और ये क्या बन गया? कलरफुल बॉडी। दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। कलरफुल थ्रेड, क्रोमैटिन।
कलरफुल बॉडी, क्रोमोसोम। तो ये कन्वर्जन होता है प्रोफेज में। ये कन्वर्जन किस में होता है? प्रोफेज में। इसका उल्टा कर दो, किस में हो जाएगा? टीलोफेज में। ये कन्वर्जन प्रोफेज में, ये कन्वर्जन टीलोफेज में, ये कन्वर्जन प्रोफेज में, ये कन्वर्जन टीलोफेज में बन जाएगा। सभी को समझ में आ गया? तो यहां पर आप मुझे बताना, ये कलरफुल बॉडी है तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे इसको? क्रोमोसोम। कलरफुल बॉडी, सोम का मतलब बॉडी। चलो अब आपको एक वीडियो दिखा दूं, 2 बार मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, आपको अपने आप याद हो जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला? शुरू की क्लासेस देखते टाइम इरिटेट मत हो जाना। क्यों? क्योंकि अभी आप जस्ट एग्जाम दे के आए हो और आपको ऐसा लगेगा यार ये तो मैंने पहले भी पढ़ा था, वही पढ़ा था, फिर पढ़ रहा हूं, फेल हो जाऊंगा। ये तो मुझे पहले भी आता था, अब मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया तो इसको फिर से पढ़ के कैसे सिलेक्ट हो जाऊंगा। इसी जगह पर आपका एटीट्यूड काम आएगा। आपको जब ऐसा दिमाग में आए, ऐसे समझना वो पिछले जन्म में पढ़ा था। समझ में आ गया? ऐसे सोचना कि वो पिछले जन्म में पढ़ा था, एक कुछ सपना था, डेजा व्यू हो गया था, कुछ आपने देख लिया था। भूल जाओ, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो। ट्रस्ट करना, आप जितने मार्क्स चाहते हो ना उतने मार्क्स पे पहुंच जाओगे। लेकिन यदि आप ये मान के बैठ गए कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक, आपको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको आता है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। याद रखना इस बात को। समझ में आ गया? तो ये आपकी बिल्कुल नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। नेसेसरी, असेसरी नहीं, नेसेसरी। इसके बिना काम नहीं चलेगा। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम। चलो वीडियो देखते हैं हम पहले। ये दिखाई दे रहा है? ये देखो डीएनए है। कितना लंबा डीएनए दिखाई दे रहा है? 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए। ये देखो जरा, ह्यूमन सेल के अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए दिखाई दे रहा है। अब मुझे बताओ ये क्या हो गया? दीज आर हिस्टोन्स। दीज आर हिस्टोन्स। समझ में आ गया? दीज आर हिस्टोन्स। देखो 4 बॉल ऊपर, 4 बॉल नीचे, टोटल कितनी हो गई? 8। क्लियर हो गया? चलो इसको रैप कराते हैं। अब ये देखो, ये डीएनए क्या हो रहा है? इसके चारों तरफ रैप हो रहा है। 1 कंप्लीट टर्न हो जाता है और सेकेंड टर्न 3/4 होती है। मतलब कैसे रैप होता है? एक कंप्लीट चक्कर और दूसरा चक्कर 3/4। समझ में आ गया? एक कंप्लीट चक्कर और दूसरा चक्कर कैसा? 3/4। समझ में आ गया? मतलब यहां से मान लो मैं शुरू कर रहा हूं, यहां से आप देखना, ठीक है? 1/4, 1/2, 3/4, 1 कंप्लीट। फिर 1 + 1/4, 1 + 1/2, 1 + 3/4, बस यहीं से एग्जिट। आ गया समझ में? मतलब दूसरा टर्न कंप्लीट नहीं करता, उससे पहले एग्जिट हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया? इस तरीके से जाता जा रहा है। ये देखो जरा, दिखाई दे रहा है? हो गया? अब आप मुझे बताओ ये क्या बन गया? दीज आर न्यूक्लियोसोम्स। दीज आर न्यूक्लियोसोम्स बन जाएगा। बताओ जरा जल्दी से, दीज आर न्यूक्लियोसोम। बोलो जल्दी से, ये क्या हो जाएंगे? दीज आर न्यूक्लियोसोम बन जाएगा। बोलो जल्दी से। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम बन जाएगा। बोलो जल्दी से। अरे बन जाएगा, बोलो। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। अभी देखो, फिर से दिखाता हूं मैं आपको, फिर से देखना, यहां से देखना आप। ये स्ट्रक्चर क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम। इसके ऊपर फिट क्या कर दिया हमने? ये जो फिट हमने क्या कर दिया बताओ जरा? H1 हिस्टोन। H1 हिस्टोन इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब देखो ये पूरा हमने क्या कर दिया? ऐसे रैप करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? इसको रैप करते जा रहे हैं। ये देखो H1 हिस्टोन आपस में ज्वाइन हो गए तो ये इस तरीके से बन गया और रैप होता जा रहा है। देखो और ज्यादा क्या होता जा रहा है? रैप होता जा रहा है। रैपिंग होती जा रही है, रैपिंग होती जा रही है। दिखाई दे रहा है ना सभी को? रैपिंग होती जा रही है। अब आप देखना और ज्यादा रैपिंग होगी। ये देखो, ये एक छोटा सा पार्ट था, ऐसे बहुत सारा रैप हो गया। और ये केवल इतने से पार्ट का हमने बनाया था। ये देखो जरा, अब ये जो बच गया ना ऐसे, इसको स्कैफोल्ड आके और ज्यादा रैप कर देगा। ये स्कैफोल्ड के चारों तरफ ये देखो इस तरीके से क्या हो जाएंगे? और ज्यादा रैप हो जाएंगे। ये देखो रैप हो गए, ये रैप हो गए इस तरीके से। और ये अब और इसको ऐसे फोल्ड कर देगा, क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। तो आपको समझ में आ गया क्रोमोसोम कैसे बनता है? ये देखो जरा, ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम क्रोमोसोम। इट विल बिकम क्रोमोसोम। आ गया? फिर से देखो एक बार ये वीडियो। डीएनए 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए। डीएनए 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए। इसके बाद आप मुझे बताना हिस्टोन कितने हैं? 8। इसमें नेगेटिव चार्ज, उसमें पॉजिटिव चार्ज। इसके चारों तरफ रैप कर दिया। 1 कंप्लीट टर्न, सेकंड टर्न 3/4, 1 कंप्लीट टर्न, सेकंड टर्न 3/4। ये क्या हो जाएगा? H1 हिस्टोन। ये क्या हो जाएगा? H1 हिस्टोन।
H1 स्टोन को हमने क्या कर दिया, इस तरीके से फिक्स कर दिया। क्या कर दिया हमने, इस तरीके से फिक्स कर दिया। ये हमने इसको फिक्स कर दिया ऐसे। क्या ये इसका पार्ट होता है? नहीं होता। ये बन गया न्यूक्लियोसोम। अब ये देखो पूरे सबको हम ऐसे रैप करते जा रहे हैं, सबको हम क्या करते जा रहे हैं, ऐसे रैप करते जा रहे हैं, और इस तरीके से फाइनली क्या बन जाता है, क्रोमोसोम। तो ये प्रोसेस किस में होती है, प्रोफेज में। किस में होती है, प्रोफेज में। क्रोमैटिन कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम। क्यों होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? आप मुझे बताना, पहले क्रोमैटिन बहुत लंबा सा था, क्रोमैटिन लंबा सा था, क्रोमोसोम छोटा सा मोटा सा हो गया। आप मुझे बताना, कभी ट्रैफिक, जहां पर ज्यादा ट्रैफिक है वहां पर आप बड़ी सी गाड़ी ट्रैक्टर लेके जाना पसंद करोगे? बताओ जरा जल्दी से, बड़ा सा ट्रैक्टर लेके जाना पसंद करोगे या छोटी सी गाड़ी लेके जाना पसंद करोगे? क्या लेके जाना पसंद करोगे? छोटी सी गाड़ी लेके जाना पसंद करोगे। क्यों? वो आसानी से मूव कर सकती है। और हमको सेल डिवीजन में क्या करना है, क्रोमोसोम का मूवमेंट। क्या करना है हमको, क्रोमोसोम का मूवमेंट। तो हमको मूवमेंट कराना है, तो वो क्रोमैटिन का कराएं या क्रोमोसोम का। यदि हम क्रोमैटिन का कराएंगे तो क्रोमैटिन उलझ जाएगा, यदि हम क्रोमैटिन का कराएंगे तो क्रोमैटिन आपस में उलझ जाएगा। तो इसीलिए उसको क्या कर दो, सुलझा लो। उसको सुलझा के क्या बना लो, क्रोमोसोम बना लो। तो आप मुझे बताओ क्यों क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है? यही क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बनते हैं। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ क्यों क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है? जिससे वो क्या हो जाए, सुलझ जाए, अनटेंगल्ड हो जाए, उलझ ना जाए। उलझने को बोलते हैं टेंगल्ड हो जाना। क्या बोल देते हैं, टेंगल्ड हो जाना। तुम क्यों आ गई मैडम? तो अब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सभी को समझ में आ गया? नाउ इट विल बिकम क्रोमोसोम, नाउ इट विल बिकम क्रोमोसोम। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? सभी को समझ में आया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, जल्दी से बता दो। तो ये हम बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। एक बार रफ कॉपी में बनाओ, रफ कॉपी में बनाओ जरा जल्दी से। हो जाएगा? हो गया पूरा क्लियर? सभी को अच्छे से समझ में आ गया? दिस पैकेजिंग ऑफ डीएनए इज क्लियर? सभी को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो अब देखना, यहां पर ये जो मैंने बनाया हुआ है इस तरीके से, ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम की मैं आउटर आउटर बाउंड्री को मार्क कर रहा हूं, केवल आउटर आउटर बाउंड्री को ऐसे मार्क कर रहा हूं। ये मैं क्या कर रहा हूं, इसकी आउटर 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 बाउंड्री को ऐसे मार्क कर रहा हूं। और जब मैं इसकी आउटर आउटर बाउंड्री को मार्क कर रहा हूं तो एक फाइनल स्ट्रक्चर मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है। क्रोमोसोम ऐसे ही होते हैं कि नहीं होते? ऐसे ही देखते हो ना? तो एक्चुअली ये क्रोमोसोम बने कैसे हैं? ये क्रोमोसोम आउटर आउटर बाउंड्री को मार्क करके बने हैं। कैसे बने हैं? आउटर 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 बाउंड्री को मार्क करके बने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कैसे बने हैं ये आउटर 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 बाउंड्री को ऐसे मार्क करके। बस हमने इसको ऐसे बना दिया। अरे शैडो डांस देखा है ना कि उसमें कुछ भी करते और अलग सी शैडो दिखने लगती है। तो केवल आउटर आउटर बाउंड्री को इसकी शैडो इस तरीके से है, तो इसको क्रोमोसोम बना दिया। क्लियर हो गया? क्या बना दिया हमने? क्रोमोसोम। तो लिख दूं यहां पर, बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा? इट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बोलो जल्दी से, क्या बोल देंगे हम इसको? क्रोमोसोम। अब ये बीच में कुछ कंस्ट्रिक्शन आ गया, ठीक है? जैसे ऐसे होता ना, आप मुझे बताओ हमारी बॉडी में भी एक कंस्ट्रिक्शन यहां कमर पर आ जाता कि नहीं आ जाता? तो आप मुझे बताना जरा, ये जो कंस्ट्रिक्शन है, इस कंस्ट्रिक्शन को हम बोल देंगे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। दिस कंस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो होती है, इसी का एक और नाम होता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रोमेयर। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रोमेयर। बोलो भाई लोगों, क्या बोलते हैं हम इसको? सेंट्रोमेयर। क्या बोलेंगे इसको? सेंट्रोमेयर। बात समझ में आ गया? सेंट्रल में है, इसको क्या बोल देंगे? सेंट्रोमेयर। अब इसकी पोजीशन के बेसिस पर,
इसकी पोजीशन के बेसिस पर क्रोमोसोम अलग अलग टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। नीट में इस साल क्वेश्चन था, समझ में आ गया, एज इट इज क्वेश्चन था। क्लियर हो गया? देखें जल्दी से, चलो देख लेते हैं। तो आप मुझे बताना, यदि ये सेंट्रोमेयर बिल्कुल मिड में बना दिया मैंने, अब इस तरीके से देखो, यदि ये सेंट्रोमेयर मैंने क्या बना दिया, बिल्कुल मिडिल में बना दिया। बिल्कुल कहां बना दिया मैंने? मिडिल में बना दिया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक। बात समझ में आ गया? क्या बोलेंगे इसको? मेटासेंट्रिक। यदि मिडिल से थोड़ा सा नीचे आ गया, मान लो इस लेवल पर आ गया, यहां पर, समझ में आ गया? कहां पर आ गया? मिडिल से मान लो थोड़ा सा नीचे आ गया, एक लंबा आर्म बन गया, उसकी वजह से एक छोटा आर्म बन गया। तो नीचे के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सब। नीचे के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? सब। क्लियर हो गया? आपको मालूम है, जो सबवे रेस्टोरेंट का नाम सुना है आपने? सबवे। सबवे, सबवे को सबवे क्यों बोलते हैं? जो मेट्रो स्टेशन होते हैं ना फॉरेन कंट्रीज में, उनको सबवे बोला जाता है। समझ में आ गया? और वो रेस्टोरेंट उन्हीं सबवे पे खुला हुआ था। क्यों? सीधे ब्रेड में कुछ हो जैसे पैक करके दे दो तो सीधे से खड़े खड़े उसको खा सकते हैं, तो इसीलिए उस रेस्टोरेंट का नाम भी क्या पड़ गया? सबवे। तो सब का मतलब क्या होता है? नीचे। और मेट्रो स्टेशन नीचे ही होते हैं जनरली, तो इसीलिए आप मुझे बताओ उसको क्या बोला गया? सबवे। तो ये सब का मतलब क्या होता है? नीचे। सब का मतलब क्या होता है? नीचे। और आप मुझे बताना जरा, तो इसको हम क्या बोल देंगे? सब मेटासेंट्रिक। बताओ इसका नाम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज सब मेटासेंट्रिक। समझ में आ गया? क्या बोल देंगे हम इसको? सब मेटासेंट्रिक। अब यदि बिल्कुल इसके टकले पर आ गया, इसके टर्मिनल पर आ गया, अब देखना जरा, बिल्कुल कहां पर आ गया? इसके टर्मिनल पर आ गया। ये मैं बना देता हूं इस तरीके से, ये इसके टर्मिनल पर आ गया, बिल्कुल इसके टकले पर आ गया, टर्मिनल पर आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज टीलोसेंट्रिक। दिस इज कॉल्ड एज टीलोसेंट्रिक। बताओ क्या बोलेंगे हम इसको? दिस इज कॉल्ड एज टीलोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक। भैया टकले पर आ गया तो क्या बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक। और यदि टकले से थोड़ा सा नीचे आ गया, देखो टकले पे आ गया तो क्या बोलेंगे? टीलोसेंट्रिक। लेकिन थोड़ा सा यहां आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक। बिल्कुल यहां आ गया, बताओ तो क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक। थोड़ा सा नीचे आ गया, आप मुझे बताओ क्या हो गया? थोड़ा सा नीचे आ गया। क्लियर है? जैसे मान लो होते हैं ना लो वेस्ट जीन्स होते हैं, तो आप कभी भी लो वेस्ट जीन्स देखोगे तो क्या बोलोगे? सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलोगे? सब मेटासेंट्रिक। यहां पर है क्या बोलोगे? मेटासेंट्रिक। बिल्कुल टर्मिनल पर है क्या बोलोगे? टीलोसेंट्रिक। और यहां पर आ गया तो एक्रोसेंट्रिक। अपने पढ़ाई को अपने डेली रूटीन से कनेक्ट करो, अपनी जनरल चीजों से कनेक्ट करो, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। तो बताओ जरा, ऐसे किया टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, बिल्कुल मिडिल में आ गया तो बताओ जरा क्या हो जाएगा? मेटासेंट्रिक। और थोड़ा सा नीचे हो गया, नीचे हो गया, क्या कहलाएगा आप मुझे बताओ जरा? सब मेटासेंट्रिक। तो चलो यहां पर बना देते हैं इसको, थोड़ा सा अंदर तरफ बना देते हैं ऐसे। ये कैसा निकल गया इससे? तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन? इसका नाम क्या हो जाएगा? एक्रोसेंट्रिक। क्या नाम हो जाएगा इसका? एक्रोसेंट्रिक। क्लियर हो गया? क्या नाम हो जाएगा? एक्रोसेंट्रिक। सभी को समझ में आया? तो आप मुझे बताओ, यहां पर एक्रोसेंट्रिक, यहां पर टीलोसेंट्रिक, मिडिल में मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा नीचे सब मेटासेंट्रिक बन जाएगा। अब आप मुझे बताना, क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं? बना सकता हूं ऐसे लेटर वी की तरह? आप मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूं? भैया साइंटिस्ट है, इमेजिनेशन कर सकते हैं। लेटर एल की तरह बना सकता हूं। इसको यदि मैं उल्टा कर दूं तो ये लेटर स्मॉल आई की तरह बन सकता है ना? आई की तरह बन गया। अब ये बच गया, इसको क्या करें? तो साइंटिस्ट ने सोचा यार इसके लिए क्या करें, तो उन्होंने क्या किया? इसको ऐसा बना दिया। और ये आप मुझे बताओ किसकी तरह दिखाई दे रहा है? जे शेप। ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है? जे शेप। तो बताओ जरा ये कौन सा शेप हो गया? इट इज वी शेप। इट इज एल शेप। ये कौन सा हो जाएगा? दिस इज जे शेप। बताओ ये कौन सा शेप हो जाएगा? जे शेप। और ये कौन सा शेप हो जाएगा? इट इज आई शेप। ये कौन सा शेप हो जाएगा? इट इज आई शेप बन जाएगा। कौन सा शेप हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। इट इज आई शेप। क्लियर है? सभी को क्रोमोसोम समझ में आ गया? इसमें से ये वाला क्रोमोसोम ह्यूमंस में नहीं होता। समझ में आ गया? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट इन ह्यूमन। ये चिंपांजी में होते हैं। तो ये सीधा स्टेटमेंट आपको एग्जाम में मिलेगा यदि आएगा तो आप मुझे बताओ इन चारों में कौन सा क्रोमोसोम ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता? ये क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता। अलग से पॉइंट लिख लें, पहले इसको एक बार बनाओ जल्दी से। लिखना जरूर, स्पीड में लिखो।
यदि आप मुझसे भी पढ़ रहे हो तो नोट्स जरूर बनाना, स्पीड में बनाना, रफ कॉपी में। मैंने बोला लिख लो, खटाक से लिख लो, जरूर बनाना, बस मैं यही बोलूंगा। अदरवाइज आप जितना आपको पिछले साल आता था उससे भी आपके कम मार्क्स आएंगे यदि आप गड़बड़ी करोगे तो। याद रखना, बिल्कुल मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, और यदि सही से करोगे तो पिछले साल से बहुत ज्यादा मार्क्स आएंगे, यह भी बिल्कुल फैक्ट की बात है। हो गया, बना लिया, चलो यहां पर लिख लेते हैं। तो आप मुझे बताना, ये जो टीलोसेंट्रिक भाई साहब हैं, ये मैं इस तरीके से बना देता हूं, ये टीलोसेंट्रिक लिख दूं यहां पर, इनका नाम क्या है, टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक chromosomes are absent in humans, but they are present in chimpanzee. But they are present in chimpanzee. अब देखना, चिंपांजी से ह्यूमन का इवोल्यूशन हम देखते हैं। क्लियर है? यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, चिंपांजी की। और यहां पर हम किसका इवोल्यूशन बात कर रहे हैं, इवोल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया, ह्यूमन में। किसमें कन्वर्ट हो गया, ह्यूमन में। अरे ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ा है ना, कितना आसान है याद करना। यदि आपने रामायण देखी है तो आपको याद रखना बहुत आसान है। अरे माइथोलॉजिकल टीवी सीरीज तो देखा होगा ना। आप मुझे बताओ जरा, दशरथ के बेटे कौन थे, राम के बेटे कौन थे, कुश। अयोध्या उनका क्या था, होम। और आप मुझे बताओ लास्ट में क्या बोलोगे, हैस। ये साइन होता है ना, ऐसे कोई भी कॉल सेंटर पे कहीं पे भी कॉल करते हो, मान लो 2-4 रुपए आपके अकाउंट से कट जाते हैं, तो कॉल करते हो 1-1 घंटे तक, करते हो कि नहीं करते, कम से कम कस्टमर केयर वाली से बात करने के लिए कर लेते हो। तो आप मुझे बताओ जरा, ये हैश का जो साइन है लास्ट में बोलते हैं ना, वो बोलती है कृपया अपना नंबर डायल करने के बाद हैश की बटन दबाएं। तो आप ऐसे ही करते हो। तो यहां पर आप मुझे बताओ, दशरथ के बेटे राम के बेटे कुश, अयोध्या उनका होम था, हैश। रामायण हो गई खत्म, हैश। ड्रायोपिथिगस, रामापिथिगस, कीनियापिथिगस, ऑस्ट्रेलोपिथिगस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। याद हो जाएगा, फिर से देखो, ड्रायोपिथिगस, रामापिथिगस, कीनियापिथिगस, ऑस्ट्रेलोपिथिगस, होमो हैबिलिस, इरेक्टस, सेपियंस। ड्रायोपिथिगस, रामापिथिगस, कीनियापिथिगस, ऑस्ट्रेलोपिथिगस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये आपको याद हो जाएगा सीक्वेंस। तो देखो जरा, इस तरीके से चिंपांजी से क्या बन गए, ह्यूमंस। इस ड्रायोपिथिकस के पहले कौन थे, चिंपांजी। इस ड्रायोपिथिकस के पहले कौन थे, चिंपांजी। तो उन चिंपांजी में धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। अब कैसे हुआ समझना। देखो, चिंपांजी के अंदर क्रोमोसोम होता है टीलोसेंट्रिक, ये एक टीलोसेंट्रिक, ये दूसरा टीलोसेंट्रिक। समझ में आ गया? सीधे क्वेश्चन मिलेगा आपको। मैंने आपसे क्या बोला नोट से, इसको बोल देते हैं 2A नंबर का, इसको बोल देते हैं 2B नंबर का। अब हुआ क्या, जब चिंपांजी से ह्यूमन बने तो 2 टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम आपस में ज्वाइन हो गए। और मुझे बताओ, जब 2 टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, दे विल कन्वर्ट इनटू मेटासेंट्रिक। ये किस में कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट इनटू, बताओ, 2 टीलोसेंट्रिक कन्वर्ट इनटू 1 मेटासेंट्रिक ऑफ ह्यूमन। ये बन गया 2 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 2। ये क्या बन गया, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2 ऑफ ह्यूमन। इस तरीके से ह्यूमंस का जो है वो इवोल्यूशन हुआ कि टीलोसेंट्रिक ज्वाइन टू फॉर्म 1 मेटासेंट्रिक। यहां पर हम लिख लें 2 टीलोसेंट्रिक, 2 टीलोसेंट्रिक joins to form 1 मेटासेंट्रिक। क्या बनाया, जल्दी से आप मुझे बताओ, उन्होंने 1 मेटासेंट्रिक क्या बनाया, 1 मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सभी को समझ में आ गया? तो इस तरीके से टीलोसेंट्रिक जो है वो ज्वाइन हो गए। याद रखना, ये टीलोसेंट्रिक ह्यूमन में नहीं होता। चिंपांजी के अंदर 48 क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमन के अंदर 46 होते हैं। उसकी टीलोसेंट्रिक ज्वाइन होके क्या बन गए, ह्यूमन के मेटासेंट्रिक। ह्यूमन के क्या बन गए, आप मुझे बताओ जरा, मेटासेंट्रिक। सभी को बन जाएगा? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। अरे आ गया समझ में भाई लोगों, बोलो जल्दी से। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया, क्रोमोसोम्स आपको समझ में आ गए। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आ जाए समझ में तो ऐसे थम्स अप कर दिया करो, या बढ़िया से तीर चला दिया करो। सबसे बढ़िया लगते हैं तीर चला दिया करो। क्यों? क्योंकि वो आपके लक्ष्य की तरफ दिखाते हैं कि हां हमको वो चीज समझ में आ गई है। रिवाइज कर लें एक बार फिर से, फटाफट फिर से रिवाइज करते हैं। देखो जरा जल्दी से, बताओ पहले क्या डिवाइड करना है, हमको सेल डिवाइड करना है, सेल का डिवीजन कराना है।
न्यूक्लियस भी डिवाइड करना है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करना है। न्यूक्लियस को डिवाइड करने को हम क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने को क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, बाद में साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेप होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और इसमें कितने होते हैं? केवल एक ही स्टेप। क्लियर हो गया? जो प्रोफेज में होता है उसका जस्ट उल्टा यदि कर दोगे तो क्या हो जाएगा? टीलोफेज। उसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? टीलोफेज। मिडिल में मिला दोगे तो हो जाएगा मेटाफेज। अलग अलग कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एनाफेज। अलग अलग कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एनाफेज। समझ में आ गया? अलग कर दिया तो क्या हो जाएगा? एनाफेज बन जाएगा। आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताओ, पहले देख लें कि भैया प्रोफेज में क्या होता है। तो मैंने बोला क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनते हैं। तो क्या होता है क्रोमैटिन? ये होता है क्रोमैटिन कलरफुल थ्रेड। कहां से मिला था? जब इसको न्यूक्लियस को स्टेन किया था, उसमें कलर डाला था, फिर माइक्रोस्कोप से देखा था तो उसमें कलरफुल थ्रेड दिखाई दे रहे थे, जिसको हमने क्या बोला था? क्रोमैटिन। जिसको हमने क्या बोला था? क्रोमैटिन। बात समझ में आ गई? चलो, इसके बाद आप मुझे बताना जरा, डीएनए में नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली इसमें कौन सा चार्ज होना चाहिए? इट शुड हैव पॉजिटिव चार्ज। इसमें कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया? कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। मतलब इसमें बेसिक प्रोटीन होना चाहिए, एसिडिक प्रोटीन। इसमें कौन सा प्रोटीन होना चाहिए? बेसिक प्रोटीन। हमने इसको रैप कर दिया कैसे? 1 कंप्लीट टर्न, सेकेंड टर्न 3/4। और हमने इसको निकल ना जाए तो हमने क्या लगा दिया? H1। बट दिस H1 इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है। फिर इसको और ज्यादा रैप कर दिया, और रैप करके क्या बन गया? क्रोमोसोम। कलरफुल थ्रेड से क्या बन गई? कलरफुल बॉडी। अब देखो, इसमें बीच में से कंस्ट्रिक्शन दिखाई देने लगता है, बहुत जरूरी होता है। कोई भी क्रोमोसोम, आप देखना जरा, कोई भी क्रोमोसोम जिसमें ये कंस्ट्रिक्शन नहीं होता वो सेल साइकिल से बाहर हो जाता है। क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। क्लियर हो गया? उसको हम एसेंट्रिक बोल सकते हैं। तो एसेंट्रिक क्रोमोसोम बाहर हो जाते हैं, सेल साइकिल से बाहर हो जाते हैं। जिनमें सेंट्रोमेयर नहीं होता वो बाहर हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड एज सेंट्रोमेयर। क्या बोलेंगे इसको? सेंट्रोमेयर। अब मिडिल में है तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा नीचे आ गया तो सब मेटासेंट्रिक, बिल्कुल टकले पर आ गया तो टीलोसेंट्रिक, और उससे थोड़ा सा नीचे आ गया तो क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक। शेप वी शेप, एल शेप, जे शेप, आई शेप बन जाएगा। अब देखो, टीलोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम होते हैं, दीस टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट। दीस टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट इन ह्यूमन, दे वर प्रेजेंट ऑन चिंपांजी। और आप मुझे बताओ कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ? मंकी से क्या बने? चिंपांजी बने। चिंपांजी से फिर ह्यूमन स्टॉक बना, जो हमने देखा ना, दशरथ के बेटे थे, राम के बेटे थे, कुछ अयोध्या उनका होम था। हैस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस बन जाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बता दो। तो अब वापस लौट के सेल साइकिल पर आ जाएं। बताओ, वापस लौट के सेल साइकिल पर आ जाएं। अब हम आ जाते हैं किस पे? सेल साइकिल पे। क्लियर है? किस पर आ जाते हैं? सेल साइकिल पे। ये अभी मैंने क्या कराया था? इसका बिल्कुल बेसिक। क्या कराया था मैंने? इसका बिल्कुल बेसिक कराया था। समझ में आ गया? बिल्कुल हमने बोला ना, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे। क्लियर हो गया? बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे। सबको समझ में आ गया? चलो अब हम आगे देखते हैं। तो देखो क्या होता है सेल साइकिल, बहुत अच्छे से समझना। यहां पर हम बात कर रहे हैं सेल साइकिल। सेल का जीवन चक्र। चक्र मतलब चल रहा है, चक्र मतलब चल रहा है, मतलब बार बार घूम रहा है। जहां से चल रहे हैं वहीं लौट के आ रहा है, जहां से चल रहे हैं वहीं लौट के आ रहा है। तो देखो जरा, कभी मूवी देखने गए हो? अरे कभी मूवी देखने गए हो कि नहीं गए? तो मान लो आप मूवी देखने गए तो उसको हमने बोल दिया एम फेज। कौन सा फेज बोल दिया उसको? एम फेज। बताओ जरा कौन सा फेज बोल दिया? दैट फेज इज कॉल्ड एज एम फेज। ये एम फेज मैंने बोल दिया। कौन सा फेज बोल दिया? जल्दी से आप मुझे बताना। एम फेज। ये मूवी देखने जा रहे हो। फिर क्या होता है? मूवी के बीच में एक इंटरवल आता है। आता है कि नहीं आता? बताओ जरा जल्दी से। क्या आता है? इंटरवल आता है। पहले आपने मूवी देखी, बाद में आपने मूवी देखी, बीच में क्या आता है? एक बड़ा सा इंटरवल, छोटा सा इंटरवल आता है। आता है कि नहीं आता? बताओ जरा जल्दी से। कैसा इंटरवल आता है? छोटा सा इंटरवल आता है। ये मैं बना देता हूं। बीच में क्या आ जाता है? छोटा सा इंटरवल आ जाता है। ये मैंने बना दिया यहां पर इंटरवल। क्लियर है? और इसी इंटरवल को हम क्या बोल देते हैं? यहां पर इंटरफेज। बताओ इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेज। अब जरा इंटरफेस को डिफाइन करो। इंटरफेस इज द फेज बिटवीन टू एम फेज। इंटरफेस इज द फेज बिटवीन टू एम फेज। सर ये एम फेज क्या होता है? हमको तो एम फेज नहीं पता। तो एम फेज क्या होता है? देखो जरा, एम फेज के अंदर दो चीजें होती हैं। समझ में आ गया? एम फेज के अंदर आप मुझे बताओ जरा कितनी चीजें होंगी? दो फेज, कैरियोकाइनेसिस
एंड साइटोकाइनेसिस। इसमें भी आप मुझे बताओ कितनी स्टेजेस होंगी? 2 स्टेजेस होंगी। बताओ जरा, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस बन जाएगा। कितनी स्टेजेस होती हैं आप मुझे बताओ जरा? इसमें 2 स्टेजेस होती हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। मतलब एक सेल डिवाइड होगा, फिर आराम करेगा, फिर एक सेल डिवाइड करेगा, फिर आराम करेगा। जैसे आपने एक क्लास अटेंड करी, उसके बाद ब्रेक आ गया, फिर आपने दूसरी क्लास अटेंड करी, फिर ब्रेक आ गया। तो ये देखो, क्लास ब्रेक, क्लास ब्रेक, क्लास ब्रेक। मैं आपसे पूछूं डिफाइन ब्रेक, तो आप बोलोगे ब्रेक इज द गैप बिटवीन 2 क्लास। बोल दोगे कि नहीं बोल दोगे? ब्रेक इज द गैप बिटवीन 2 क्लास। ब्रेक वो है जो 2 क्लास के बीच में है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? बताओ जरा जल्दी से, क्या बोल देंगे? ब्रेक। क्या बोल देंगे? ब्रेक बोल देंगे। सभी को समझ में आ गया? तो अब जरा यहां पर डिफाइन करके बताओ, हम क्या बोल सकते हैं? इंटरफेस इज द फेज बिटवीन 2 एम फेज। बोल दूं? इंटरफेस is the phase between 2m phase। इंटरफेस इज द फेज बिटवीन 2m फेज बन जाएगा। बिल्कुल जीरो लेवल पे चल रहे हैं। मैंने आपसे क्या बोला? बिल्कुल जीरो लेवल पे चल रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे? इंटरफेस इज द फेज बिटवीन 2m फेज। 2m फेज के बीच का है। अब देखो, साइंटिस्ट को क्या लगता था कि पहले सेल डिवाइड करता है, फिर लंबा आराम करता है, फिर डिवाइड करता है, फिर लंबा आराम करता है। समझ में आ गया? जैसे आप देखो, आप साल भर प्रिपरेशन करते हो, आप साल भर प्रिपरेशन करते हो और उसके बाद 3 घंटे का एग्जाम देते हो, 3.5 घंटे का। साल भर आराम करते हो, फिर 3 घंटे का वो क्या करते हो आप मुझे बताओ जरा? एग्जाम देते हो। नीट 2022, नीट 2023, इस बीच में क्या आ रहा है? इंटरफेस। इस ड्यूरेशन में पहले साइंटिस्ट को लगता था कि सेल कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, आराम करता है, गैप लेता है, सोते हुए पड़ा रहता है। लेकिन जब माइक्रोस्कोप एडवांस हुए तो पता चला इस समय तो सबसे ज्यादा काम करता है। क्या करता है? सबसे ज्यादा काम करता है। आया समझ में? आप मुझे बताना, नीट 2022, नीट 2023, उसके बीच का गैप आ गया, क्या बोलेंगे? इंटरफेस। 2 के बीच का गैप आ गया, इंटर मतलब 2 अलग अलग के बीच का गैप आ गया, क्या कहलाएगा? इंटर। क्लियर हो गया? और इस समय कोई काम नहीं कर रहा साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, तो इसको हम क्या बोलेंगे? गैप फेज। क्लियर है? क्या बोलेंगे? गैप फेज। लेकिन जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो पता चलेगा कि इस समय तो आपने सबसे ज्यादा काम किया था, और जब सबसे ज्यादा काम किया था तो उसको हम क्या बोल देंगे? ग्रोथ फेज। क्या बोल देंगे उसको? ग्रोथ फेज। सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या बोल देंगे हम इसको? ग्रोथ फेज। हो गया पूरा क्लियर? क्या बोल देंगे हम इसको? दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ, ग्रोथ, ग्रोथ फेज बन जाएगा। लिखो इसको जरा जल्दी से। सो इंटरफेज इज द फेज बिटवीन 2m फेज। इंटरफेज इज द फेज बिटवीन 2m फेज। जल्दी से लिखो इसको। इंटरफेज इज द फेज बिटवीन 2m फेज। हो गया? डनाडन डन, सबने लिख लिया? आगे बढ़े? चलो इसी को कॉपी कर ले। चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये फैसिलिटी आपके साथ अवेलेबल नहीं है, तो इसको क्लीन कर देते हैं। ये आपको मालूम है एम फेस क्या हो जाएगा? अरे मूवी देखने गए होगे ना, तो मूवी और मूवी के बीच में इंटरवल, समझ में आ गया? और आप मुझे बताओ जरा, इंटरवल में ही सबसे ज्यादा मस्ती करते हो, है ना? इधर उधर देखते हो, ठीक है, खाने पीने जाते हो, करते हो कि नहीं करते? कब सबसे ज्यादा क्या करते हो? मस्ती करते हो। तो 2 मूवी फेस के बीच में इंटरवल है, इसी तरीके से 2 एम फेस के बीच में क्या है? इंटरफेज है। 2 एम फेस के बीच में क्या है? इंटरफेज है। बन जाएगा सभी को? अब आप देखना, इस इंटरफेस को भी हमने डिवाइड किया है कितने फेज में? 3 फेजेस में। किसमें डिवाइड किया हुआ है हमने? 3 फेजेस में। सबसे पहला फेज होता है G1, जिसको हम बोलते हैं गैप 1, फिर बोल देते हैं G2 मतलब गैप 2। लेकिन इसके बीच में डीएनए की सिंथेसिस होती है, और जब किसी चीज की सिंथेसिस हो रही है तो इसको हम बोल देंगे सिंथेसिस फेज। क्या बोल देंगे? सिंथेसिस फेज। तो यहां पर मैं इसका नाम बोल दूं, इसको हम बोलेंगे गैप 1। और आगे जाके इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया ग्रोथ 1।
समझ में आ गया? क्या बोला गया? ग्रोथ 1। इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे गैप 2। क्या बोल देंगे? गैप 2। और हम क्या बोल देंगे इसको? ग्रोथ 2। क्या बोल देंगे? बताओ जरा जल्दी से। ग्रोथ 2। अब ये आ गया एस। एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एस इज रिप्रेजेंटिंग सिंथेटिक फेज, सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज। क्यों सिंथेसिस बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है, नया डीएनए बन जाता है। समझ में आ गया? जो डीएनए था उसकी कॉपी हो जाती है। आप बोलोगे क्यों? भैया आप मुझे बताओ, हमको एक सेल से 2 सेल बनाना है तो उसकी सारी चीजें डबल करनी पड़ेगी ना। उसका डीएनए भी डबल करना पड़ेगा, उसका साइटोप्लाज्म में जो जो चीजें हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सब कुछ क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। बट सबसे पहले क्या डबल करना पड़ेगा? डीएनए। क्लियर हो गया? क्या करना पड़ेगा? डीएनए। तो इस फेज में क्या होता है? इस फेज में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? बताओ जरा जल्दी से। इस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन। अभी मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन और क्या होगा इसमें। अब जैसे ही डीएनए बन गया तो भैया डीएनए को खुला छोड़ दोगे क्या? खुले सांड की तरह? वो तो फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो आप मुझे बताओ जरा, सेल क्या हो जाएगा? सेल को फिर अपनी साइज चेंज करनी पड़ेगी। तो डीएनए बनाते ही हम क्या बना दें? उसके रैप करने की व्यवस्था कर दें। क्या कर दें? उसके रैप करने की, उसकी बांधने की व्यवस्था। किस में बांधेंगे? हिस्टोन में। तो बना दो यहां पर हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। और उसके बाद आप मुझे बताओ लास्ट क्या हो जाएगा? सेंट्रियोल। यदि प्लांट्स हैं तो सेंट्रियोल नहीं बनता, बाकी सब में बनता है। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। एक एक पॉइंट को अभी हम देखेंगे ये क्या होता है। समझ में आ गया? एक एक पॉइंट को हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो आपको समझ में आ गया? एम फेज में वही पीएमएटी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। उसमें भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। उसके बीच में ये प्रिपरेशन हो रही है। क्या हो रही है? ये प्रिपरेशन हो रही है। डीएनए का रेप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ अब ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर डीएनए क्यों बनाया जा रहा है? आखिर क्यों? देखो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, यह चेक करने का बहुत ही सीधा सा तरीका होता है कि आप अपने आप से क्यों पूछो। क्या पूछो? आप अपने आप से क्यों पूछो। और यदि उस क्यों का जवाब आपको मिल गया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ गया। फिर हाउ पे जाओ। हमेशा क्या पूछोगे? क्यों। ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों। और यदि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है तो यदि आपको जवाब मिल गया तो आपके 70% कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे? क्लियर। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ जाए। देखो जरा मैं आपको उस क्यों का जवाब देता हूं, क्यों डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। जैसे यहां पर मान लो मैंने ये सेल बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या बना दिया? ये न्यूक्लियस बना दिया। क्या बना दिया मैंने? यहां पर न्यूक्लियस बना दिया। इस न्यूक्लियस के अंदर आप देखना, मान लो इस तरीके से मैं एक सिंगल ऐसे डीएनए बना देता हूं आपके समझने के लिए, बस एक बना दिया मैंने। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है? इस सेल को डिवाइड करना है। और जब अब मुझे इस सेल को डिवाइड करना है दो में, या चलो और बिल्कुल सिंपल वे में मैं ऐसे बना देता हूं, अल्टीमेटली क्या करना है? ऐसे इससे 2 सेल बना देना है। इससे ऐसे कितने सेल बना देना है? 2 सेल बना देना है। ये देखो जरा, ये मैंने बना दिया। तो आप मुझे बताओ इसके अंदर भी क्या है? डीएनए। इसके अंदर भी क्या है? डीएनए। तो आप मुझे बताओ जब दोनों में इक्वल अमाउंट में डीएनए है, इसमें भी वैसा ही डीएनए है, इसमें भी इक्वल अमाउंट में डीएनए है, तो आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, यहां पर हमको इस डीएनए का अमाउंट डबल करना पड़ेगा ना। डीएनए, नया डीएनए बनाना पड़ेगा ना, तभी तो हम उसको बांट सकते हैं। भाई मेरे पास मान लो एक ये पेन है, मैं आपको ये पेन नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास एक पेन है। लेकिन यदि मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये पेन दे दूं, मैं 2 लोगों को दे दूं, तो मुझे पहले एक पेन और बनाना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? एक पेन और बनाना पड़ेगा। तो बना ले। तो यहां पर आप देखना, इस जगह पर ये कौन सा फेज हो जाएगा? दिस इज एस फेज, दिस इज एस फेज, सिंथेटिक फेज। और इस एस फेज में वो डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। ये देखो जरा, ये जो डीएनए इस तरीके से बना हुआ है,
ये डीएनए क्या हो जाएगा यहां पर डबल, डीएनए क्या हो जाएगा डबल, और फिर क्या हो जाएगा ऐसे अलग अलग। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ इस सेल का डिवीजन करने से पहले हमको क्या करना है, हमको डीएनए का रेप्लिकेशन करना है, डीएनए का। अब इसको रेप्लिका क्यों बोलते हैं अब वो आप समझ जाओ। मैं यहां पर इसको ऐसे साइड में बना के बता रहा हूं। ठीक है, ये मान लो मैंने डीएनए को ऐसे सीधे कर दिया, ध्यान समझना क्या कर दिया मैंने, डीएनए को ऐसे सीधा कर दिया। आपको मालूम है, इतना तो मालूम है ना, डीएनए में ए टी होता है, ए टी से बाइंड करेगा, सी किससे बाइंड करेगा, जी से बाइंड करेगा। चलो इसको सिंपल बना देते हैं, ए टी ए टी ए टी ए टी, हो गया पूरा क्लियर हो गया। अब आप देखना यहां पर भी जो डीएनए होगा, यहां पर भी जो डीएनए होगा वो भी कैसा होगा, इसका आइडेंटिकल। हमारे हर एक सेल के अंदर डीएनए कैसा होता है, आइडेंटिकल। अभी मैं आपको बताता हूं, आप कोई भी सेल निकाल लो, आप कोई भी सेल निकाल लो, आप यहां का चीक्स का सेल निकाल लो, आप कहीं का भी आप सेल निकाल लो, आपको हमेशा डीएनए कैसा मिलेगा, आइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि वो डीएनए के रेप्लिकेशन से, अरे रेप्लिका मतलब फोटोकॉपी, समझ में आ गया क्या है, फोटोकॉपी, उससे बना हुआ है। तो यहां पर यदि मैं बना दूं ए, तो बताओ यहां क्या जाएगा टी, यहां बना देता हूं ये, यहां क्या जाएगा टी, ए ए ए, तो यहां क्या जाएगा टी टी टी। दूसरी तरफ आप मुझे बताना, यहां पर मैं ऐसे बना देता हूं टी ए, वही है टी ए टी ए टी ए, अरे वही सीक्वेंस है ना, बस इसको ऐसा करके लिख दिया बस, और थोड़ी कुछ लिखा, ये इसका रेप्लिका बना दिया। तो इसको ऐसा बनाने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, और वो रेप्लिकेशन इस फेज में हो जाता है। चलो इसको यदि मैं ऐसे बना के बताऊं तो ये देखो जरा, ऐसे हम इसको ऐसे देख सकते हैं, क्लियर है, ऐसे देख सकते हैं, इसको जोड़ के थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ये देखो जरा ऐसे बना दिया, ये जोड़ के इस तरीके से मैंने बना दिया। बना दिया तो देखो जरा यहां पर क्या आ जाएगा, बताना जरा जल्दी से, सिंप्लीफाई कर रहा हूं, यहां पूरे में ए बना लेते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा टी 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 ए। तो बताओ यहां पर क्या आ जाएगा, आप मुझे बताओ, टी 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 टी, यहां क्या आ जाएगा ए ए ए ए ए, हो जाएगा। तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। क्यों? जैसा पहले था वैसी दो कॉपी, वैसी कॉपी बन गई, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिका। रेप्लिका मतलब एग्जैक्ट कॉपी, रेप्लिका का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी, हम क्या बोल देंगे उसको, रेप्लिका। तो ऐसा किस में होगा, एस फेज में होगा। ऐसा किस में होगा, आप मुझे बताओ, एस फेज में। तो इसमें डीएनए का सिंथेसिस होगा, बताओ जरा कैसा होगा, एस फेज। क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। अब मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन देता हूं। मान लो यहां पर डीएनए का अमाउंट है, मान लो एक क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर दिया, दे दूं एक क्वेश्चन। मान लो यहां पर डीएनए का अमाउंट है, इस जगह पर डीएनए का अमाउंट कितना है, 2C। तो बताओ यहां पर अमाउंट कितना हो जाएगा, वही रहेगा, या फिर आप मुझे बताओ डबल हो जाएगा। तो यहां पर आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या जाएगा, यहां पर डीएनए का अमाउंट हो जाएगा 4C। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां पर डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा, 4C। यदि यहां पर मैंने बोला 20 पिकोग्राम, तो यहां कितना हो जाएगा, 40 पिकोग्राम। यहां बोला 10 पिकोग्राम, तो यहां कितना हो जाएगा, 20 पिकोग्राम। यहां बोला x, तो यहां कितना हो जाएगा, 2x। यहां बोला 2x, तो यहां कितना हो जाएगा, 4x। यहां बोला 50, तो यहां कितना हो जाएगा, 100। तो आप मुझे बताओ डीएनए अमाउंट लिख लू, यहां पर फिर से एक बार लिख देता हूं। तो यहां पर फिर से लिख दूं, बोलो जरा जल्दी से, यहां पर लिख देता हूं डीएनए अमाउंट। बताओ डीएनए का अमाउंट कितना है, डीएनए अमाउंट इज इक्वल टू, मान लो 2C एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहां पर डीएनए अमाउंट कितना हो जाएगा, बोलो, डीएनए अमाउंट इज इक्वल टू 4C। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा, 4C। समझ में आ गया, डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा, 4C। सबको बन जाएगा अच्छे से, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट फटाफट बता दो। आ गया समझ में? अरे हो जाएगा, क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए। तो क्यों ऐसा होता है ये आपको समझ में आ गया है ना। देख लो इसको, एक मिनट देख लो इसको, एनालाइज कर लो, कोई डाउट आए, कोई क्वेश्चन आए तो पूछ लो। बन जाएगा, आगे बढ़े।
देखो मैं इमेजिन करके पढ़ा रहा हूं कि आप मेरे सामने बैठे हो, आपको भी इमेजिन करना पड़ेगा कि आप मेरे सामने बैठे हुए हो। समझ में आ गया? यदि आप ये इमेजिन करके करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। क्लियर है? मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैं इमेजिन करके सुबह में, जैसे मैं सामने से बिल्कुल उसमें विद्यापीठ में पढ़ा रहा हूं, वैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गया? आपको भी वही फीलिंग आएगी कि आप ऑफलाइन में बैठ के पढ़ रहे हो। मैं आपको वैसे ही लिखने के लिए टाइम दूंगा, सारी चीजों का आपको टाइम दूंगा। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपको ऐसा ही लगेगा कि आप सामने बैठ के पढ़ रहे हो, बट आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सभी को समझ में आ गया? फिर से देख ले। अब देखना, फिर से मैं बनाता हूं एम फेज। क्लियर है? क्या बना दिया मैंने यहां पर? एम फेज। ठीक है, यहां पर भी बना देता हूं एक और एम फेज, और इस एम फेज के बीच में मैं क्या बना दे रहा हूं? दिस इज इंटरफेस। अब मुझे बताना, ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज इंटरफेस। अब बताओ कि इसको मान लो नीट 2022, इसको मान लो नीट 2023। ठीक है, तो ये एग्जाम डेट मान लो ये वो 17 जुलाई जो थी वो ये हो गई। अब ये मान लो जो भी आएगी मई या जून में जो भी आएगी वो ये हो गई। इसके बीच में लंबा सा क्या हो गया? इंटरफेस। तो इंटरफेस जो है वो 95% ड्यूरेशन होता है। समझ में आ गया? इसका ड्यूरेशन कितना होता है? 95% ऑफ द टोटल सेल साइकिल। टोटल सेल साइकिल का 95% ड्यूरेशन किसमें होता है? इंटरफेस में। मैक्सिमम ड्यूरेशन, जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में यदि कोई सेल है, सपोज कर उसको डिवाइड करने में 24 घंटे लग रहे हैं, तो 23 आवर्स किसमें लगेंगे? इंटरफेस में। और 1 घंटा किसमें लगेगा? एम फेज में। तो आप मुझे बताओ जरा, ये कितना कवर करता है? कवर 95% ऑफ टोटल सेल साइकिल। समझ में आ गया? कितना करता है? 95% ऑफ द टोटल सेल साइकिल। मान लो हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, इन टिपिकल ह्यूमन सेल, इन टिपिकल ह्यूमन सेल। क्लियर है? इंटरफेस, लिखने में कंजूसी मत करना। इंटरफेस कितना टाइम होता है इसका? 23 आवर्स। और एम फेस कितना होता है आप मुझे बताओ जरा। भाई एग्जाम देते छोटे से टाइम में एग्जाम खत्म हो जाता है, यहां पर भी कितना हो जाएगा? 1 आवर। कितना हो जाएगा? 1 आवर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक टिपिकल ह्यूमन सेल, मान लो हम उसमें बात कर रहे हैं सेल साइकिल, सेल साइकिल ड्यूरेशन। इसमें सेल साइकिल ड्यूरेशन है मान लो 24 आवर्स। कितनी है? 24 आवर्स। तो आप मुझे बताओ इसका इंटरफेस कितना होगा? 23 आवर्स का होगा, और एम फेस कितना होगा? 1 आवर्स का होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा काम किसमें होता है? सबसे ज्यादा काम किसमें होता है आप मुझे बताओ जरा? इंटरफेस में। इसीलिए जिसको पहले गैप बोलते थे अब उसको ग्रोथ बोलते हैं। समझ में आ गया? आप मुझे बताओ, आप भी जब मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे, 10 साल बाद आप याद करोगे, तो आप इसको ड्रॉप नहीं बोलोगे, आप इसको पता है क्या बोलोगे? आप इसको ग्रोथ बोलोगे। आप इसको बिल्कुल ड्रॉप नहीं बोलने वाले, आप इसको बोलोगे कि यार इस समय तो हमने ग्रोथ करी थी, इस समय तो हमने बहुत कुछ सीखा था। समझ में आ गया? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। अरे हो जाएगा, हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब एनसीईआरटी की एक और लाइन है, टिपिकल ईस्ट सेल डिवाइड इन 90 मिनट्स। जो ईस्ट सेल होता है, यहां पर हमने टिपिकल ह्यूमन सेल की बात कर ली, यहां पर हम ईस्ट की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, क्या लिख लें? टिपिकल ईस्ट सेल, ईस्ट तो आप जानते हो ना, फंजाई, सिंगल सेल फंजाई। टिपिकल ईस्ट सेल डिवाइड्स इन 90 मिनट्स। अगेन इसका 95% निकाल लेना, इंटरफेस आ जाएगा। 5% निकाल लेना, क्या आ जाएगा? एम फेस आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ जरा, 90 मिनट का मतलब 100 का मतलब 90, तो 95 का मतलब ऐसे निकाल लोगे, अरे ऐसे निकाल लोगे। 100 का मतलब 90 मिनट्स, तो 95 का मतलब कितना हो जाएगा? 95 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 100। इसको डिवाइड कर लेना, आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी। जो बच गया वो क्या हो जाएगा? इंटरफेस। सॉरी, जो बच गया वो क्या हो जाएगा? एम फेस। तो आ गया सभी को समझ में? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बोल दो जल्दी से, लिखो इसको जल्दी से। पूरे एक पेज में लिखना, एक स्लाइड एक पेज, एक स्लाइड एक पेज, भरने दो कॉपी। आपको इसका इंपॉर्टेंस आखिरी में समझ में आएगा, और समझ में आया भी होगा, है ना?
अब गड़बड़ी बस मत करना, ये मत सोच लेना कि सर ये तो हमको टॉपिक आता है, आपसे ही पढ़ा हुआ है, सब अच्छे से आता है, इस बार हमारे बॉटनी में ऑलरेडी 170 मार्क्स आ ही रहे, हमको तो बस फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है तो दिन भर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं। बिल्कुल पढ़ो, लेकिन गलती से भी बॉटनी की क्लास या जूलॉजी की क्लास मिस मत करना, और ऐसी गलती मत करना कि उसके नोट्स ना बनाओ। बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, समझ लो, जल्दी से बना लो। जितनी देर में बात करता हूं ना, इतनी देर में बना लिया करो। समझ में आ गया तो हो गया पूरा क्लियर। आगे बढ़ जाएं? अरे बोलो आगे बढ़ जाएं। चलो अब हम देखते हैं, इस इंटरफेस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? इंटरफेस। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? इंटरफेस। इसके बाद आप मुझे बताओ अगेन कौन सा फेज आएगा? इसके बाद कौन सा फेज आएगा? दिस इज एम फेज। इसके पहले भी कौन सा फेज आएगा? बताओ जरा। एम फेज। वो था ना, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। अब बताओ कितने तीतर? तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? इंटरफेस के आगे एम फेज, इंटरफेस के पीछे एम फेज, इंटरफेस के आगे एम फेज, इंटरफेस के पीछे एम फेज। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, ये आपको क्लियर हो गया? क्लास के पहले ब्रेक, क्लास के बाद ब्रेक, क्लास के पहले ब्रेक, क्लास के बाद ब्रेक। याद हो गया? तो अब जब भी ब्रेक आएगा आप क्या बोलोगे? इंटरफेस आ गया। जब भी ब्रेक आएगा आप क्या बोलोगे? इंटरफेस आ गया। अब इस इंटरफेस को हम डिवाइड कर देते हैं किसमें? अगेन 3 उसमें। अब थोड़ा सा हम इसका डिटेल देखते हैं। जीवन को क्या बोलेंगे? गैप 1, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ 1। दूसरा आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? G2 को हम क्या बोल देंगे? गैप 2 या फिर ग्रोथ 2। गैप 2 या फिर ग्रोथ 2। तीसरा आप मुझे बताना क्या हो जाएगा? थर्ड इज एस फेज। और एस फेज में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एस फेज में क्या क्या बनेगा? बोलो। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, और आप मुझे बताओ और क्या होगा डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में? बोलो। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, और तीसरा सेंट्रियोल ड्यूप्लीकेशन। सेंट्रियोल ड्यूप्लीकेशन क्या करता है? सेंट्रियोल हम आगे देखेंगे। समझ में आ गया? सेंट्रियोल ड्यूप्लीकेशन क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। सेंट्रियोल ड्यूप्लीकेशन, ये थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा चला गया, इसको सीधा कर देते हैं। क्या बोलेंगे इसको? सेंट्रियोल ड्यूप्लीकेशन। क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताना। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रियोल ड्यूप्लीकेशन। अब आप मुझे बताना कि इन सभी की प्रिपरेशन पहले करनी पड़ेगी। आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, मान लो आपकी दीदी की शादी है, और आप मुझे बताओ या आपकी बुआ की या मौसी की शादी है, तो जब बारात घर आ जाएगी उसके बाद में आप केटरिंग वाले को ढूंढने जाओगे क्या, या पहले से रखोगे? यदि ऐसा करोगे तो उसी दिन पक्की बात है डिवोर्स हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, उसकी प्रिपरेशन क्या करनी पड़ेगी? पहले। क्या करनी पड़ेगी? पहले। तो रेप्लिकेशन से पहले उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो इसको हम क्या बोल देंगे? प्री रेप्लिकेशन फेज। क्या बोल देंगे? प्री रेप्लिकेशन फेज। क्या बोल देंगे इसको? प्री रेप्लिकेशन फेज। और ये एम फेज के, आप मुझे बताओ, ये जस्ट एम फेज के पहले आ रहा है, जस्ट एम फेज के पहले आ रहा है, तो इसको मैं क्या बोल दूं? प्री माइटोटिक फेज। एम फेज का मतलब क्या होता है? एम फेज को माइटोटिक फेज बोलते हैं, तो इसको क्या बोल दूं? प्री एम, मतलब माइटोटिक फेज। प्री माइटोटिक फेज बोल दूं? क्या बोल दूंगा इसको? प्री माइटोटिक फेज। सभी को समझ में आ गया? क्या बोलूंगा? प्री माइटोटिक फेज। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? जल्दी से मुझे बता दो, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, फटाफट फटाफट बोल दो। इसको बोल देंगे प्री रेप्लिकेशन फेज, उसको बोल देंगे प्री एम फेज। भाई ये एम के बाद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसको पोस्ट एम फेज बोल दूंगा। ये एम के पहले आ रहा है तो इसको क्या बोल दूंगा? बताओ जरा जल्दी से, क्या बोल दूंगा इसको? प्री एम फेज बोल दूंगा। अब देखो, डीएनए रेप्लिकेशन कराने के लिए यदि आपने 12th क्लास में पढ़ा है, बहुत सारे एंजाइम की जरूरत पड़ती है। भाई डीएनए का पॉलीमराइजेशन करना है तो पॉलीमरेज तो लगेगा ना, फिर डीएनए को अलग अलग करना है, हेलिकेज लगेगा, टोपोआइसोमरेज लगेगा। यदि नहीं पढ़ा तो इतना ही जान लो, बहुत सारे एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो जब यहां डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो उसके एंजाइम यही बनेंगे उससे पहले, उससे पहले। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा? क्या बनेगा इसमें? मुझे बताओ जल्दी से। प्रोटीन और एंजाइम synthesis which are required for DNA replication,
समझ में आ गया? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो भी लगेगा हमको उसको हम यहां पर बनाएंगे। फिर आप दूसरा मुझे बताना, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? अब सेल को डबल करना है तो भैया उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डबल होना चाहिए, गोल्गी बॉडी भी होना चाहिए, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, स्पायरोसोम, वैक्यूल, सारी की सारी चीजें आप मुझे बताओ, जो भी उसमें ऑर्गेनेल्स है वो क्या होना चाहिए? डबल, है ना? तो वो सबका डबल यहीं पर हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? ड्यूप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं वो आप समझो, है ना? बिल्कुल जो जो टर्म आता जाएगा हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। जैसे हमारे अंदर किडनी है, ऑर्गन है, एक पर्टिकुलर शेप है, एक काम करती है। आप मुझे बताओ, जैसे दिमाग है, शेप है, भले ही काम कभी कभी करता है, लेकिन आप मुझे बताओ ये जो ब्रेन है इसका एक पर्टिकुलर शेप है और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, तो क्या बोलेंगे इसको? ऑर्गन। लीवर है, एक शेप है, फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या बोलेंगे? ऑर्गन। लंग्स है, शेप है, फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या बोलेंगे? ऑर्गन। लेकिन अब आप मुझे बताना, हमारी पूरी बॉडी बनी होती है सेल से, और सेल के अंदर भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका शेप होता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन शेप है पर्टिकुलर, फिर आप मुझे बताओ लंग्स शेप है पर्टिकुलर, हार्ट शेप है पर्टिकुलर, लीवर, किडनी, पैंक्रियास सबका शेप है पर्टिकुलर, स्प्लीन सभी का शेप है, और ये सभी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ऑर्गन। ऐसे ही सेल के अंदर भी छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे से इत्तू से ऑर्गन्स होते हैं, और उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है और वो डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल के ऑर्गन। और अब कंफ्यूज ना हो जाए तो उसको बोल देते हैं ऑर्गेनेल। लिटिल ऑर्गन हम क्या बोल देंगे? ऑर्गेनेल। तो ऑर्गेनेल का मतलब होता है लिटिल ऑर्गन। क्या बोल देंगे? लिटिल ऑर्गन। सभी को समझ में आ गया? तो इसकी सारी प्रिपरेशन यहां पर होगी, जो जो प्रोटीन चाहिए वो सब यहां बनेंगे, जो जो एंजाइम चाहिए वो सब बनेंगे, इसके बाद में जो जो सेल ऑर्गेनेल चाहिए वो सब बनेंगे। देखो मैंने मैक्सिमम बोला, मैंने ऑल नहीं बोला, मतलब कुछ बच जाते हैं, और वो कुछ बचे हुए G2 के लिए होते हैं। समझ में आ गया? तो कौन कौन से बच जाते हैं? ड्यूप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इनका बाद में होता है। क्लोरोप्लास्ट, यदि प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी बॉडी। समझ में आ गया? अब देखो, अभी हमको एम फेज में क्या करना है? क्रोमोसोम को ऐसे अलग अलग करना है, और उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी स्पिंडल फाइबर की, और स्पिंडल फाइबर को बनाते कौन है? टिब्यूलिन। तो उन टिब्यूलिन को हम यहां बना ले, अपनी तैयारी अच्छे से कर लें, जिससे वहां पर हमको ऐसा ना करना पड़ेगी जब प्यास लगी तब कुआं खोदना पड़ रहा है। भैया प्यास लगी उससे पहले हम कुआं खोद के रखे हुए, तो एम फेज में प्यास लगेगी तो कुआं G2 में खोद लिया, प्यास लग रही है एस फेज में तो कुआं पहले खोद लिया। इसकी प्रिपरेशन इस फेज में, 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 और इसमें हमको क्या करना है? अलग अलग करना है। देखो पूरे सेल साइकिल के दो इवेंट सबसे क्रूशियल होते हैं, डीएनए का डबल होना, फिर डीएनए का अलग अलग होना, डीएनए का डबल होना, फिर डीएनए का अलग अलग होना। डबल होते हैं एस फेज में, अलग होते हैं एनाफेज में, डबल होते हैं एनाफेज में, डबल होते हैं एस फेज में, अलग होते हैं एनाफेज। एना अलग, एना अलग, एना अलग, याद हो जाएगा? तो डबल होते हैं एस फेज में, अलग होते हैं एनाफेज में। क्लियर हो गया? तो वहां अलग अलग करना है, उसके लिए जरूरत पड़ेगी स्पिंडल फाइबर्स की। किसकी जरूरत पड़ेगी? स्पिंडल फाइबर की। अभी आपको बना के बताऊंगा कैसे बनते हैं स्पिंडल फाइबर। क्लियर हो गया? तो स्पिंडल फाइबर जो है उनको बनाने के लिए कच्चा माल, जैसे ये बिल्डिंग बनानी है, बनाने के लिए लगेगा ईंट और सीमेंट, तो ईंट और सीमेंट पहले से लाके रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से यहां पर सिंथेसिस होगी टिब्यूलिन प्रोटीन की। किसकी सिंथेसिस होगी? टिब्यूलिन प्रोटीन की, क्योंकि इसी से स्पिंडल फाइबर बनेगा। टिब्यूलिन प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आ गया? और इस समय देखो यहां से सेल का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। एम फेज में जो सेल का साइज होता है ना, मैं आपको अभी बताता हूं, ये एम फेज है, एम फेज में सेल का साइज क्या होता है, फिर G1 में क्या हो जाएगा, फिर S में क्या हो जाएगा, G2 में क्या हो जाएगा। G2 तक आते आते उसका साइज सबसे बड़ा हो चुका होगा, G2 तक आते आते उसका साइज क्या होता हो चुका होगा, बड़ा हो चुका होगा, साइटोप्लाज्म बड़ा हो चुका होगा। क्यों? ये सब बन गए ना, इतनी सारी चीजें यहां पर बन गई, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है इट इज द फेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। इस क्या लिखा हुआ है? इट इज द फेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। सीधे क्वेश्चन आएगा, याद रखना इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इट इज द फेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ
क्लियर हो गया। अब मैं आपको एम फेज, इंटरफेज, ये सबको कंपेयर करके बताता हूं कि सेल जो है, सेल आप देखना जरा, सेल में साइज में क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। इसकी प्रिपरेशन इसमें, इसकी प्रिपरेशन और इसके आगे वाले की प्रिपरेशन इसमें हो गया क्लियर। जल्दी से लिखो इसको। एक एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा, चिंता मत करना, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में छप जाएगा। बस अभी समझने पे फोकस करो। आप गलती क्या करते हो, पहले रटने की कोशिश करते हो, फिर सोचते हो कभी समझ में आ जाएगा। नहीं, पहले समझने की कोशिश करो, सोचो ही मत ये याद होगा कि नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपको चीजें याद हो जाएंगी। समझ में आ गया। होता है ना, कई बार आप कई लोगों को भूलना चाहते हो लेकिन उसके बाद भी आप भूल नहीं पाते हो। समझ में आ गया। कोशिश करते हो भूलने की, जितनी कोशिश करते हो वो उतने ज्यादा याद आते हैं कि नहीं आते। तो इसी तरीके से मैं आपको बोलूंगा, इसको याद करने की कोशिश मत करो, इसको भूलने की कोशिश करो। इसको किसकी कोशिश करोगे, भूलने की कोशिश करोगे। समझ में आ गया। फिर गाना गाओगे, तुझे भुलाना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया। बात समझ में आ गया। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट को समझो, याद आपको अपने आप हो जाएगा, लेस एफर्ट में आपको याद हो जाएगा। इसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। समझ में आया। तो समझो बस, इसकी प्रिपरेशन इसमें हो रही है, उसकी प्रिपरेशन इसमें हो रही है। चलो अब मैं आपको सेल का शेप वो बनाता हूं। देखो, सबसे पहले मैं बना देता हूं, दिस इज एम फेस। ये कौन सा फेस है, दिस इज एम फेस। क्लियर हो गया। ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज एम फेस। क्लियर है। एम फेस के बाद मैं क्या बना दूं, यहां पर आप मुझे बताना, बड़ा सा इंटरफेस बना देता हूं। ये मैं क्या बना दे रहा हूं, दिस इज इंटरफेस। आप देखना सेल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप मुझे बताना, यहां पर मैं क्या बना दे रहा हूं, फिर से एम फेस। फिर से मैं कौन सा फेस बना दे रहा हूं, एम फेस। क्लियर हो गया। अब देखना, इसको डिवाइड कर दूं ऐसे, कौन सा हो जाएगा, दिस इज G1, दिस इज S, दिस इज G2। क्लियर हो गया। अब देखो, मान लो कोई सेल है, बहुत ध्यान से समझना, मान लो ये कोई सेल है, मैं सीधे सेल ऐसे बना देता हूं। ये कोई सेल है, यहां पर ये इस तरीके से सेल है। अभी इसका ये साइज है एम फेज में। अब ये सोच रहा है कि इसको क्या करना है, नेक्स्ट साइकिल में एंटर करना है। समझ में आ गया। क्या करना है, इसको नेक्स्ट साइकिल में इंटर करना है। तो जब ये जैसे ही नेक्स्ट साइकिल में इंटर करने का सोचेगा, इसका साइज जस्ट यहां पर डबल हो जाएगा। ये साइज क्या हो जाएगा, ऐसा डबल हो जाएगा। अब देखते जाना, साइज कैसा हो गया इसके कंपेयर में, डबल। साइज कैसा हो गया, आप देखो जरा, इसके कंपेयर में साइज कैसा हो गया, इसका डबल। क्लियर है। अब आप देखना जरा, एस में आएगा, एस में थोड़ा सा और साइज बड़ा हो जाएगा, मतलब इसके कंपेयर में हम देखें थोड़ा सा साइज और बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि आप मुझे बताओ, मटेरियल बनता जा रहा है ना, इसके कंपेयर में जस्ट डबल साइज हो गया, और फिर यहां और डबल हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। देखो जरा, और बड़ा हम बना देते हैं इस तरीके से, ये देखो जरा। तो आप मुझे बताओ जरा, सबसे ज्यादा बड़ा साइज, सबसे ज्यादा बड़ा साइज, सबसे ज्यादा बड़ा साइज आप मुझे बताओ कहां पर हो रहा है, कौन से फेज में हो रहा है, G2 में। इसीलिए इसको एनसीईआरटी लिखती है कि ये क्या है, इट इज द फेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो इसके कंपेयर में डबल साइज हो गया, इसके कंपेयर में इसका साइज डबल हो गया, लेकिन डीएनए बन गया और बड़ा हो गया, टिब्यूलिन बन गया और बड़ा हो गया। भाई चीजें हम डालते जा रहे हैं ना, इसमें डालते जा रहे हैं, तो क्या होता जाएगा, साइज इसका बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो इसीलिए आप मुझे बताओ, सबसे बड़ा साइज किसका हो जाता है, G2 का। सेल का सबसे बड़ा साइज किसका हो जाता है, G2 का। और फिर यहां से देखना, यहां पर अब ये टूट जाता है, और जब एम फेज खत्म होगा तो ये वापस ऐसा हो जाता है। समझ में आ गया। ये कैसा हो जाता है, इसके 2 सेल बन जाते हैं इस तरीके से। कितने सेल बन जाते हैं इस तरीके से, 2 सेल बन गए। एंड ऑफ एम फेज, एम फेज के बाद में ऐसा हो जाता है। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ, ये आपको चीजें समझ में आ गई। दिस इज द फेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। सबसे ज्यादा बड़ा साइज, सबसे ज्यादा बड़ा साइज हमेशा किसका मिलेगा, G2 का। सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका मिलेगा, G2 का। बट कंपेयर करोगे तो इसके कंपेयर में जस्ट ये डबल हो गया। क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया। इसीलिए इसको एनसीईआरटी बोल देती है फेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। उसमें दिया हुआ है समरी में, फेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। समझ में आ गया। क्या बोलेंगे हम इसको, फेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। क्लियर हो गया। क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस इज फेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। क्या बोल देंगे, इसके कंपेयर में साइज क्या हो जाता है, डबल।
एज कंपेयर टू द सेल विच इज प्रेजेंट इन द एम फेज, इसके कंपेयर में जस्ट डबल हो गया। फिर और बढ़ेगा क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा, और बढ़ेगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी और क्या बन गया, ट्यूबुलिन बन गया। और यहां पर क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा यहां पर सेल होता जाएगा। तो किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। एवरीथिंग इज परफेक्टली क्लियर। तो अब इसको सेल साइकिल क्या होती है और सेल डिवीजन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो जरा जल्दी से, सेल साइकिल, सेल का जीवन चक्र, समझ में आ गया, जीवन चक्र, सेल साइकिल मतलब घूम के वापस वहीं आ गए। चलो बना देते हैं। यहां पर मैंने बना दिया दिस इज जीवन, ठीक है। जीवन के बाद आप मुझे बताओ क्या बना दूं मैं, एस फेज। एस फेज के बाद मैं कौन सा फेज बना दूं, G2 फेज। और G2 फेज के बाद में आप मुझे बताओ कौन सा फेज बना दूं, वही एम फेज। ये पूरा इंटरफेज हो गया। इसके बाद मैं क्या बना दूं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। क्लियर हो गया। तो यहां से यहां तक आप देखना, इस जगह से लेके इस जगह तक आप मुझे बताओ ये कौन सा फेज होगा, दिस इज एम फेज। ये कौन सा फेज हो जाएगा, एम फेज। यहां से लेके यहां तक आप मुझे बताओ कौन सा फेज हो जाएगा, दिस इज इंटरफेज। दिस इज इंटरफेज। ये कौन सा फेज हो जाएगा, इंटरफेज। समझ में आ गया, कौन सा फेज हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस इज इंटरफेज। कौन सा फेज हो जाएगा, इंटरफेज। क्लियर हुआ। अब देखो, ये मान लो कोई सेल है जो अपना खत्म कर चुका है, क्या क्या खत्म कर चुका है अपना, ये यहां पर पहुंच चुका है, मतलब अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर चुका है। अब ये यहां से इंटर कर रहा है, देखो जरा, ये इसमें इंटर कर रहा है, ये इंटर कर रहा है, 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 इंटर कर रहा है। समझ में आ गया, ये इसके अंदर है, अंदर है, अंदर है, अंदर है, अंदर है। यहां तक इसमें प्रिपरेशन ही चली, यहां तक इसमें क्या चल रही है, प्रिपरेशन ही चल रही है। यहां तक क्या चल रही है, और आप मुझे बताओ यहां तक आते आते इसका साइज क्या हो जाएगा, काफी बढ़ जाएगा। इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, साइज इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहां से ये डिवीजन में एंटर करेगा। अब यहां से ये किस में एंटर करेगा, इट विल एंटर्स इनटू डिवीजन। और यहां पर इसके ये दो सेल बन जाएंगे इस तरीके से। तो यहां पर सेल डिवाइड हो गया, दिस इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। और इंटायर वन इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। यहां पर आप मुझे बताना जरा जल्दी से, यहां से ये सेल डबल हो गया, यहां से ये सेल डबल हो गया, तो इसको हम बोलेंगे दिस स्टेज इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन, बट इंटायर वन इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। इस डिवाइड होने की प्रिपरेशन इसमें चली है, तो आप मुझे बताओ इसकी प्रिपरेशन चली है, आपके नीट देने के 3 घंटे का एग्जाम देने की प्रिपरेशन साल भर चली है, तो उसको भी इंक्लूड करोगे ना प्रिपरेशन में। तो आप मुझे बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। इसको हम क्या बोलेंगे, बोलो जरा जल्दी से, दिस इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। क्लियर हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। और इंटायर वन, बोलो जरा जल्दी से, इसको यहां क्लीन करके यहां लिख देता हूं, बताओ, दिस इंटायर वन इज कॉल्ड एज, इस पूरे के पूरे को हम क्या बोल देंगे, दिस इंटायर वन इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। इसको हम क्या बोल देंगे, सेल साइकिल। अब एक क्वेश्चन आता है, कौन डिसाइड करेगा भैया कि ये सेल साइकिल में एंटर करेगा, तो जो सबसे पहला स्टेज आएगा वही डिसाइड करेगा। आप मुझे बताओ, यहां खत्म होने के बाद, एम फेज खत्म होने के बाद सबसे पहले कौन आया, जीवन आया। तो जीवन ही डिसाइड करता है कि सेल आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। सो जीवन डिसाइड्स दैट सेल विल इंटर्स इनटू सेल साइकिल और नॉट। समझ में आ गया। तो कौन डिसाइड करता है, जीवन डिसाइड करता है। आपका जीवन डिसाइड करता है कि आप आगे क्या करने वाले हो। समझ में आ गया। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, जीवन, बोलो जल्दी से, क्या बोलेंगे, जीवन डिसाइड्स दैट cell will enters into cell cycle or not enters into cell cycle, not enters into cell cycle।
समझ में आ गया? ये डिसाइड करेगा, जीवन डिसाइड करेगा, जीवन डिसाइड करेगा, आपका ये जीवन डिसाइड करेगा कि आप मुझे बताओ कि सेल साइकिल में इंटर करोगे या इंटर नहीं करोगे। समझ में आ गया? तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। दिस फेज इज कॉल्ड एज डिवीजन फेज। अब ऐसा क्यों हुआ आप समझना। जैसे आप मुझे बताओ 1800 में इंडिया से अफगानिस्तान अलग हो गया, या सब छोड़ो, आप मुझे बताना कि जो अभी 1990s में रशिया के 13-14 टुकड़े हो गए। क्यों टुकड़े हो गए? क्योंकि रशिया बहुत बड़ा था, तो एक जो गवर्नमेंट है वो बड़े दूर दूर के इलाकों में क्या कर पा रहा था, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसी तरीके से यहां पर साइटोप्लाज्म इतना बड़ा हो जाता है कि न्यूक्लियस उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो बेचारा डिवाइड हो जाता है। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताना इस फेज में यहां तक पहुंचते पहुंचते, पहले तो आप मुझे बताओ, उसने डिसीजन ले लिया कि इसमें इंटर करना है, ठीक है, अब उसने डिसीजन ले लिया, कर रहा है भाई, उसकी तैयारी कर रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो गया आप मुझे बताओ जरा, सबसे बड़ा साइज हो गया कि अब बस डिवाइड करना है। यहां उसने सोचा था, उसकी प्रिपरेशन कर ली थी, यहां पर वो फाइनल प्रिपरेशन हो चुकी है। आप इस तरीके से समझो, आप अभी बाल्टी आपने क्या किया, उसके नल के नीचे रख दी, ठीक है, अभी आपने चालू नहीं किया, आपने चालू कर दिया मतलब डिसीजन हो गया, मतलब जीवन, चालू कर दिया मतलब जीवन, चालू कर दिया मतलब जीवन। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, बाल्टी भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है, और जैसे ही आप मुझे बताओ बिल्कुल फुल भर गई, उसके बाद में उससे पानी गिरना शुरू हो जाएगा, पानी गिरना शुरू हो जाएगा, तो फुल भर जाता है G2 में। तो यहां पर सेल का साइज मैक्सिमम होता है, सेल का साइज यहां पर मैक्सिमम पहुंच चुका होता है। देखो यहां पर जो भी है, अब उसमें डीएनए बनेगा और साइज बड़ा होगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट बनेंगे, तो साइज क्या होता जा रहा है, धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, और जब ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो फट जाएगा। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा, फट जाएगा, टूट जाएगा, जिसको हम बोलेंगे डिवीजन में इंटर कर गया। तो यहां पर आप मुझे बताना क्या हो जाएगा, एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस फेल टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म, सो इट इंटर्स इनटू एम फेज। समझ में आ गया? तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, जीवन डिसाइड करता है कि सेल साइकिल में जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन ये क्या करता है, यहां पर वो चीज मैक्सिमम पहुंच चुकी होती है कि बस अब यहीं से हो जाएगा, फट जाएगा। समझ में आ गया? बस यहीं से अब आगे इसका फटना और टूटना शुरू हो जाएगा। आ गया? सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से मुझे बता दो। तो ये आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एवरीथिंग इज परफेक्टली क्लियर, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। और अब हम क्या करेंगे, हर दिन जो हमने पढ़ा है उसकी एनसीईआरटी भी हम साथ में करते चलेंगे। समझ में आ गया? बिल्कुल हम उसकी क्या करते चलेंगे, एनसीईआरटी साथ में करते चलेंगे। चलो, आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट्स देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल? सबको मालूम है जाइगोट से होता है। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। भैया माइटोसिस जो हम आगे पढ़ेंगे, समझ में आ गया? स्पर्म आया, ओवम आ गया, क्या बन गया, जाइगोट। अब उसमें मल्टीपल डिवीजन होंगे, माइटोसिस। समझ में आ गया? Growth and reproduction are characteristic of cell. Indeed, of all living organism, all cell reproduce by dividing into two, with each parallel cell giving rise to two daughter cell. सब आगे आएगा, सब आपको मालूम है। These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of single parallel cell and its progeny. सब आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इंट्रोडक्शन है, पूरे चैप्टर में जो होता है उसके बारे में बताते हैं। इन अदर वर्ड्स, इसको हमेशा इंट्रोडक्शन को क्या किया करो, बाद में पढ़ा करो, हमेशा हमेशा बाद में पढ़ा करो। अब आ जाओ सेल साइकिल। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस। तो आप मुझे बताओ क्या क्या होता है इसमें, आप मुझे बताना। एक तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, फिर सेल ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। देखो मैंने आपको बता दिया, यहां पर आप देखो एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन, और क्या हो रहा है, सेल ग्रोथ, और क्या हो रहा है आप मुझे बताओ जरा, सेल ग्रोथ। All these process, that is cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in a coordinated way. बिल्कुल coordinated way to ensure correct division. ये coordinated way में होता है। क्यों coordinated way में होता है? जिससे correct हो। आपको पढ़ाई coordinated manner में करनी पड़ेगी, तभी वो सही होगी। And formation of progeny cell containing intact genome. Genome का मतलब होता है total amount of DNA in the cell is called genome. The sequence of event by which cell duplicates its genome, मतलब DNA, synthesize the other constituent of the cell, मतलब cell organelle, and eventually divide into two daughter cell is termed as cell cycle. टोटल सीक्वेंस को, सबको हम क्या बोल देते हैं, सेल साइकिल। लेकिन सेल का जस्ट डबल हो जाना क्या कहलाएगा, सेल डिवीजन।
Although cell growth is a continuous process, DNA replication synthesis occurs only during one specific stage in the cell cycle. The replicated chromosome are then distributed to daughter nuclei by the complex series of events during cell division. These events are themselves under genetic control. सब genetic control के होते हैं. Phases of cell cycle. A typical eukaryotic cell is illustrated by the human cell in culture. These cells divide once in approximately every 24 hours. However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell to cell. Yeast, for an example, can progress through the cell cycle in about 90 minutes. सीधे आपको स्टेटमेंट मिल सकता है, कोई भी चीज अंडरलाइन नहीं करना जो मैं ना करवाऊं. The cell cycle is divided into two basic phases. एक क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, दो बेसिक फेजेस में हो जाएगा. कौन कौन सा? एक इंटरफेस, दूसरा एम फेज. आप देखो जरा, ये दिस इज इंटरफेस, दिस इज एम फेज. देखो इंटरफेस कितना बड़ा है, इंटरफेस कितना बड़ा है. क्लियर हो गया. और सेल इसमें इंटर करेगा, कौन डिसाइड करेगा? जो सबसे पहले आ रहा है वही डिसाइड करेगा. क्लियर हो गया. अब आगे आ जाओ. इंटरफेज एंड एम फेज. एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर. एक्चुअल सेल डिवीजन किस में होता है? एम फेज में. एंड इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज. हमने लिख लिया. इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन अ 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल इन द ह्यूमन सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट 1 आवर. प्रॉपर का मतलब एम फेज. द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95%. सब मैं आपको लिखवा चुका हूं, एक एक वर्ड मैंने आपको समझा दिया. तो यहां पर हमारा आज का जो था वो हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया. तो फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट बिगनिंग, न्यू बिगनिंग बढ़िया अच्छे तरीके से करो, खुश होके करो. यदि सिलेक्ट होना चाहते हो तो आपको खुश होना पड़ेगा. आप रो के, आप डिप्रेस होके, आप बिल्कुल आप ये समझ लो सल्क करके आप कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकते. साल भर पढ़ाई कर लोगे, छोटे छोटे टेस्ट में नंबर ले आओगे, लेकिन आखिरी में डर जाओगे एग्जाम के पहले. तो इसीलिए खुश रहना पड़ेगा. यदि खुश रहोगे तो डेफिनेटली आपको सिलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता. क्लास मिस मत करना, बाकी बस फॉलो करते जाओ, बाकी सब कुछ हो जाएगा. ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए ओके, बाय बाय.